Good evening, sir. गुड इवनिंग अदिति। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शिवम था ना? यस सर। 25th यू हैव प्रीलिम्स टेस्ट, पहला वाला। टुमारो मोस्ट प्रोबेबली आई विल पोस्ट दैट। 25 से प्रीलिम्स का टेस्ट शुरू हो रहा है आप लोगों का। पोर्टल में ही अवेलेबल हो जाएगा, अलग से कोर्स है प्रीलिम्स वाला, उसमें सारे टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। करंट अफेयर्स के जो वीडियोस होंगे वहां पर अवेलेबल होंगे। आई विल एक्सप्लेन दोस थिंग्स टुमारो मे बी। ओके, विल स्टार्ट। ठीक है, सब लोग म्यूट करके रखेंगे एक बार। वंस वी फिनिश द सेशन वी विल हैव डाउट सेशन आल्सो। थोड़ा सा लंबा चलेगा। दोज हु आर न्यू, अगर कॉल बीच में डिस्कनेक्ट होता है तो ज्वाइन अगेन यूजिंग द सेम जूम लिंक। ठीक है। सो हेलो एवरीवन, इन टुडेज सेशन वी विल बी सीइंग पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, जनरल स्टडीज टू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल एज सिलेबस डिकोड। सो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग थोड़ी सी गहराई में समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम का फॉर्मेट क्या है ना। सबसे पहले फॉर्मेट, उसके बाद पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस का नेचर कैसा आता है, देन द सिलेबस थिंग कि अब हमको जब पैटर्न समझ में आ गया देन व्हाट विल अंडरस्टैंड कि सिलेबस क्या है ना, सिलेबस कितना दिया हुआ है बीपीएससी ने। और देन पीवाईक्यू के थीम्स हम एनालाइज करेंगे फ्रॉम 70th टिल 39th बीपीएससी। मतलब बीपीएससी के इतिहास में जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए आज तक, वी विल एनालाइज दोस थीम्स, है ना। आई एनालाइज लाइव विद यू एंड आई शो यू कि कैसे पीवाईक्यू के थीम्स रिपीटेड हैं, है ना। डिस्पाइट सिलेबस में सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ है, बट आपके जो पीवाईक्यू के थीम्स निकल के आते हैं वो 20-25 मैक्सिमम थीम्स हैं। उन्हीं से क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं, इस बार भी सेम चीज हुई है। देन द ब्रेकडाउन ऑफ सिलेबस विच आई टोल्ड यू, 15 से 20 टॉपिक्स जो आपको मैं दूंगा, वो आप प्रिपेयर करोगे एंड देन आप उस पर अपने नोट्स को कंसोलिडेट करोगे थीमेटिकली, है ना। सो थीम वाइज आप अपने नोट्स को कंसोलिडेट करोगे फॉर पॉलिटी। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ समझना कि जो प्रीलिम्स का पॉलिटी सिलेबस है, या जो प्रीलिम्स का नेचर है, या जो प्रीलिम्स के लिए आप सोर्सेज पढ़ते हो, दोज थिंग्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ मेंस। सो मेंस में हमारा फोकस क्या रहता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे, है ना, अंडरस्टैंडिंग पे। बट प्रीलिम्स में जिस तरीके के क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछे जाते हैं, दोज आर वेरी फैक्चुअल इन नेचर, बहुत सिंपल चीजें होती हैं जो आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हो, है ना। मे बी समवन रिफर्स लक्ष्मीकांत, ठीक है, कोई लूसेंट पढ़ के जाता है, कोई और कोचिंग के नोट्स पढ़ के जाता है, बट that will not be sufficient for your mains preparation. So mains के preparation के लिए we will have to make some notes based on the understanding of syllabus और जो PYQ के themes हैं। तो अगर हम इतना prelims के पहले cover कर लेते हैं ना, since you have joined the program, we will be doing these things before the prelims so that prelims के बाद की जो भी चीज होगी, है ना, मोस्टली करंट अफेयर्स वाली चीजें होंगी और कुछ वैल्यू एडिशन वाली चीजें होंगी, दोज थिंग्स यू कैन डू आफ्टर योर प्रीलिम्स, बिटवीन द प्रीलिम्स रिजल्ट और मेंस के बीच में आपके। सो अभी हम क्या करेंगे, फंडामेंटल बातें समझेंगे, सिलेबस समझेंगे, टॉपिक्स को समझेंगे कि किस किस टॉपिक्स को बीपीएससी टारगेट कर रहा है, एंड देन उस पे अपने नोट्स बना लेंगे, उसको रिवाइज करेंगे एंड देन यू विल गिव द मिनी मॉक टेस्ट। सो ओवरऑल द प्लान इज दिस फॉर योर पॉलिटी। So this particular video is part of our 70th BPSC personalized mentorship program, and you all can explore the channel as well as the YouTube going through the links given here. Now comes the format. सबसे पहली बात कि किसी भी एग्जाम में हम पेपर देने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, इन द सेंस की पैटर्न क्या है ना, किस तरीके क्वेश्चन पूछता है, कितने क्वेश्चन पूछता है, कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछता है, ये सारी चीजें हमको पहले से समझ के रखनी चाहिए, है ना। सो सबसे पहले फॉर्मेट, इसमें भी आपका ये बीपीएससी ने खुद फॉर्मेट दिया हुआ है। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तीन क्वेश्चन आते हैं। तीनों 38 मार्क्स, 38 मार्क्स, 38 मार्क्स के होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है शॉर्ट आंसर्स, इसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ब्रेकअप जो होता है आप यहां देख सकते हो, 8 8 8 7 7, है ना। तो 5 क्वेश्चंस शॉर्ट होंगे जो कंपलसरी है ना, आपको करना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप ये कर लो या ये कर लो, यू हैव टू डू दिस। तो इसमें 5 क्वेश्चंस टोटलिंग टू 38 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, अगेन पूरा पेपर डिस्क्रिप्टिव है। दोनों में से आपको एक करना है जो कि 38 मार्क्स का है। तो यू हैव चॉइस इन दिस लॉन्ग आंसर, है ना, 2 ऑप्शन है, आपको लॉन्ग आंसर में आपके पास चॉइस रहती है। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन सेम थिंग, आपके पास चॉइस है, आपको उनमें से एक करना है 38 मार्क्स का। तो ओवरऑल आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ आंसर्स आपको लिखने हैं 7, 5 शॉर्ट और 2 लॉन्ग। सो पॉलिटी का सिलेबस हमको क्लियर है, सॉरी, पॉलिटी का हमको
फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर है कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है, कितना मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। सो मूविंग फर्दर विल अंडरस्टैंड कि बीपीएससी ने अपने सिलेबस में क्या दिया हुआ है। सो बीपीएससी का आप सिलेबस देखोगे मेंस एग्जाम का। सो आई हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट, मैंने पीडीएफ भी शेयर कर रखा है आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे। सो यू कैन गो थ्रू एंड डाउनलोड दैट ऑल्सो। सो यहाँ पर अगर आप देखो है ना, सिलेबस यहाँ पर बीपीएससी ने खुद के सिलेबस पे दिया हुआ है। जनरल स्टडीज पेपर 1 पेपर 2 विल कवर द फॉलोइंग एरियाज ऑफ नॉलेज। ये जीएस 1 की बात कर रहा है। जीएस 2 में बस यहाँ पर लिखा है इंडियन पॉलिटी सेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ठीक है। यहाँ पर भी सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, 3 सेक्शन होते हैं तीन दोनों पेपर में। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं इन पेपर 2। ये पेपर 1 की बात कर रहा है जो हमने हिस्ट्री वाले क्लास में देख रखा था। यहाँ पर पेपर 2 के बारे में बात कर रहा है। तो इन पेपर 2 द पार्ट रिलेटिंग टू इंडियन पॉलिटी, पॉलिटी की बात कर रहा है यहाँ पर, विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम्स इन इंडिया इंक्लूडिंग बिहार। बस एक लाइन दी हुई है, विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया इंक्लूडिंग बिहार, दैट्स इट। इतना सा सिलेबस है आपका। यूपीएससी की तरह पूरा का पूरा सिलेबस डिकोड करके नहीं दिया हुआ कि अच्छा ये चीज पूछी जाएगी, जुडिशरी पूछा जाएगा, एग्जीक्यूटिव पूछा जाएगा, फंडामेंटल राइट पूछा जाएगा ना, लाइक दैट यू डोंट हैव द सिलेबस इन बीपीएससी। एक लाइन का सिलेबस है। तो यहां से हमको कुछ खास समझ में आई नहीं, कोई क्लैरिटी मिल नहीं रही है सिलेबस से कि हमको पढ़ना क्या है, क्यों पढ़ना है, नथिंग कम्स फ्रॉम हियर। सो एज अ नेक्स्ट स्टेप हम लोग एक्सप्लोर करते हैं और समझते हैं इंडियन पॉलिटी थ्रू पीवाईक्यू, है ना, बीपीएससी के जो भी पीवाईक्यूज है स्टार्टिंग फ्रॉम 70th बीपीएससी। आप लोग के पास सबके पास पीडीएफ होगा, ये वाला मैंने सेंड किया था ग्रुप में, आप लोग ये खोल के एक बार इसको भी रीड करना साथ साथ। तो पैटर्न शॉर्ट फर्स्ट ABCDE 5 शॉर्ट मैंने बताया था। पहला क्वेश्चन क्या था, आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लेन। सो यहां पर अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 32 किस चीज का पार्ट है आपके पॉलिटी के सिलेबस में, यू विल सी दीज आर पार्ट्स ऑफ रिट्स। रिट्स कह लो या ना फंडामेंटल राइट्स कह लो। सो बोथ द थिंग्स आर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बट क्वेश्चन ने हमसे ये नहीं पूछा है कि हमको रिट्स बताना है कि 5 रिट बता दो। क्वेश्चन सेज कि आर्टिकल 32 को हम हार्ट और सोल क्यों कहते हैं। सो अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन योर मेंस, है ना, मेंस में आपसे समझदारी वाली बात कर रहा है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है ना। अगर आप फंडामेंटल राइट के टॉपिक को जैसे अभी हम डिकोड करेंगे तो विल सी कि फंडामेंटल राइट से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा लास्ट के 20-25 सालों में, वो सिर्फ 3 चीजों से पूछे गए हैं। एक तो आर्टिकल 19 है, एक आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ, है ना, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, है ना, दीज टू, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, आर्टिकल 14 3, और ये आर्टिकल 32, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, ठीक है। इसीलिए हम इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, बिकॉज इट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। सो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि किस चीज को टारगेट कर रहा है ना। इट इज टारगेटिंग योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट टू सम फंडामेंटल टॉपिक्स लाइक फंडामेंटल राइट्स, है ना। अगर आर्टिकल 32 ही चला जाए तो वो पूरा का पूरा हार्ट एंड सोल ही चला जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का, ऐसा इस क्वेश्चन का कहना है। इसको आप एक्सप्लेन करिए। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मेंस में आपके। सेकंड वाज criminalization of politics and politicization of criminals, analyze this statement in the context of Bihar state। रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये लास्ट के 20-25 सालों में कई बार पूछा जा चुका है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। सो नथिंग न्यू इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इन इंडिया at present caste is not more no more a social phenomena, rather it is a political phenomena। again caste क्या, caste and politics, if you will see there are at least at least every year there is a question on caste and politics। इस बार तो खैर 2-3 हो गए। एक आप यहाँ देख लो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यहाँ पर कास्ट पॉलिटिक्स, और एक आप देखोगे कि कास्ट सेंसस से भी रिलेटेड क्वेश्चन आया था मेंस पे 70th बीपीएससी के। सो कास्ट एंड पॉलिटिक्स इज अ वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ बीपीएससी इन योर मेंस। सो बहुत अच्छे से हम उस चीज को फॉलो भी करेंगे करंट अफेयर्स को, और प्लस जो हमारा कंटेंट होगा वो हम ट्राई करेंगे कि सारे टॉपिक्स को कवर कर ले, है ना, वॉट एवर इज आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो दिस इज अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, है ना, अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी मैं आपको पीछे जाते जाते दिखाता रहूंगा। आर्टिकल 32 दिस वाज न्यू क्वेश्चन, बट अगर आप फंडामेंटल राइट्स को समझ के पहले से जाओगे, अगर आप आज की डेट में ये 71st देने वाले हो तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि फंडामेंटल राइट में मेरे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब आप प्रिवेंटिव डिटेंशन तो नहीं पढ़ोगे जाके फॉर योर मेंस। सो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल कि हम अगर फंडामेंटल राइट प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमको क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट। सो सी
in India at present caste is not no more a social phenomena. We all know कि कास्ट क्या है, एक सोशल फिनोमिना है ना. कास्ट कम्स फ्रॉम वेयर, इट कम्स फ्रॉम द सोसाइटल स्ट्रक्चर है ना. जो सोसाइटल में, सोसाइटी में सेगमेंटेशन है, उससे कास्ट का जन्म हुआ. ठीक है. इज नो मोर अ सोशल फिनोमिना. अब बोल रहा है कि कास्ट पुरानी तरीके से नहीं है कि एक सोशल फिनोमिना, छुआछूत है और ये सब चीजें हैं, अब वो चीज नहीं रही है. रैदर इट्स अ पॉलिटिकल फिनोमिना. व्हाई? बिकॉज कास्ट पॉलिटिक्स है ना, रिजर्वेशंस अराउंड कास्ट, सो ऑल दीज आर व्हाट कास्ट इज यूज्ड एज अ पॉलिटिकल टूल नाउ. सो रादर इट इज अ पॉलिटिकल फिनोमिना. आपको इस स्टेटमेंट से एग्री हो रहे हो, डिसएग्री हो रहे हो ना, यू कैन एक्सप्लोर दिस थिंग इन डिटेल इन दिस क्वेश्चन. एनालाइज एंड गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर. वेरी इजी. रिपीटेड है. अगेन इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, आप इसको बहुत अच्छे से लिख के आ सकते हो. विल सी व्हाट इज कोलेजियम, व्हाई इट इज एट द सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म, एक्सप्रेस योर व्यूज. बहुत सिंपल सी बात है. कोलेजियम सिस्टम क्या होता है? जो हायर जुडिशरी में जजेस अपॉइंट होते हैं, उनके एक अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है ना. सुप्रीम कोर्ट में देयर आर कोलिजियम मेंबर्स हु अपॉइंट दीज जजेस है ना, विद द कंसेंट, विद द कंसल्टेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव कह लो आप. सो अगेन जो कोलिजियम सिस्टम में डिस्प्यूट है, वो किन किन के बीच में है? एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में. जो हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, उसमें तीन ऑर्गन्स हम पढ़ते हैं: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी. अब आप ये चीज देखोगे है ना, आने वाले क्वेश्चंस में मैं दिखाऊंगा. यहां पर जो डिस्प्यूट दिखाया जा रहा है वो क्या है? बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी विद रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. सो कोलेजियम हमेशा न्यूज में रहता है ना. हमेशा आप पेपर में पढ़ोगे कि कभी सरकार ने नाम भेजे हैं है ना, सरकार ने, ये सुप्रीम कोर्ट ने नाम भेजे हैं कुछ जजेस के अपॉइंटमेंट के, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस नाम को क्लियर नहीं करती है ना. कई बार सुप्रीम ये केंद्र सरकार उसको रिजेक्ट भी कर देती है ना. सो कोलेजियम से रिलेटेड या अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड इन द हायर जुडिशरी देर इज ऑलवेज अ डिस्प्यूट बिटवीन एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार है ना, और जुडिशरी. सो ऑलवेज एट द सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका कहना है कि आप जजेस अपॉइंट कर रहे हो, इसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है, एग्जीक्यूटिव का कोई रोल ही नहीं है, लेजिस्लेचर का कोई रोल ही नहीं है. इसीलिए जो कानून लाया गया था एनजेएसी है ना 2014 में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नलीफाई कर दिया था है ना, कह के कि ये दिस इज वायलेटिंग द फंडामेंटल, सॉरी, इट इज वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू. ठीक है. सो आप पढ़ोगे इन सब चीजों के बारे में आगे आके. तो ये फंडामेंटल डिस्प्यूट जो है ना, वो किन के बीच में है? आप ये सोचो, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. सो हमारा जो नेचर ऑफ क्वेश्चन पूछने का है, वो आप समझो कि किस लेवल पे पूछ रहा है क्वेश्चन है ना. हमको जब टॉपिक चूज करना होगा, या जब हमको बहुत सारे टॉपिक्स लोग बताएंगे, या आप सुनोगे कि ये भी आ जाएगा वो भी आ जाएगा ना, रैंडम चीजें सुनोगे, यू शुड बी वेरी कॉशियस कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. सो कोलेजियम क्यों पूछा एज सच है ना, कि कुछ भी नहीं पूछ लिया. इट्स अ डिस्प्यूट बिटवीन द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. सिमिलरली एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में भी मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चंस पूछे गए. सो बी वेरी एक्टिव अबाउट दीज थिंग्स व्हेन यू रीड द न्यूज़पेपर है ना. फंडामेंटल लेवल ऑफ डिस्प्यूट क्या है किसी भी चीज में? ई इन द लाइट ऑफ 73rd एंड 74th, अगेन रिपीटेड है. ठीक है. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कितनी बार पूछा गया है ना, फेवरेट टॉपिक ऑफ बीपीएससी इन मेंस. ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी. यहां पर क्या पूछा है स्पेसिफिकली? डिस्कस द रोल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन एम्पावरिंग द वुमेन एट द ग्रास रूट लेवल इन बिहार. सेम चीज आप देखोगे कि 69 बीपीएससी के पेपर में भी पूछा था विद अ डिफरेंट टोन. ठीक है. सो अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चन. 73rd 74th अमेंडमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट है ना. जो हम बोलते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है? फेडरल. फेडरल में क्या होता है? पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट. लेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया के केस में क्या है? सेंटर है, स्टेट्स है, देन लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. सो इट्स टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल स्ट्रक्चर, फंडामेंटल गवर्नेंस ऑफ द कंट्री थ्रू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना. और वो वुमेन को कैसे एम्पावर कर रहा है, सोशल जस्टिस कैसे लेके आ रहा है, दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड है ना. तो एक राउंड अबाउट मैनर में हम इस चीज को जब भी पढ़ें, हम इन चीजों को भी समझेंगे कि किसी भी एक्ट के आने से या किसी भी गवर्नेंस मॉडल से है ना, और जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनका क्या फायदा हो रहा है. स्पेशली यहाँ पर वुमेन की बात करें ना, वुमेन एम्पावरमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम. तो जब भी कोई इंपॉर्टेंट लॉ पढ़े है ना इस तरीके के, वी शुड बी फोकसिंग ऑन कि वो वुमेन को कैसे एम्पावर कर रहा है ना. यहाँ पर आप बता सकते थे कि 7 निश्चय योजना है, या गवर्नमेंट की और बहुत सारी स्कीम्स हैं, या बहुत सारी पॉलिसीज हैं, रिजर्वेशन की पॉलिसी है. दोज थिंग्स आर व्हाट पार्ट ऑफ
empowerment of women. So again, fundamental repeated question. ठीक है. Then comes second है, trace the evolution of political parties in India. Again, a repeated question. बिल्कुल ऐसे ही का ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है बहुत पहले भी. From one party dominance to the era of coalition government. Coalition government, coalition politics favorite topic है ना. अगर हम आगे भी देखेंगे, you will see lot of questions are asked on the coalition government, coalition politics है ना, political parties. This is also a favorite topic of BPSC. अब यहाँ क्या बोल रहा है, इवोल्यूशन ट्रेस करिए कि आजादी के बाद से सबको पता है कि भाई सिंगल पार्टी थी है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे, मैंने इनको बोला भी था पढ़ने के लिए, 12th की एनसीईआरटी है उसमें ये सारी चीजें दी हुई है, एग्जैक्टली ये सारी चीजें दी हुई है. वन पार्टी डोमिनेंस टू द एरा ऑफ कोलिशन है ना, ऐसा करके चैप्टर ही दिया हुआ है वहां पर. तो इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया वहां पर बहुत अच्छे से दिया हुआ है डिटेल में. तो इवोल्यूशन कैसे हुआ, जब इंडिपेंडेंस मिला तो हमारे पास क्या थी, सिंगल पार्टी थी, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस. उसके बाद कैसे कैसे मल्टी पार्टी सिस्टम क्रिएट हुआ थ्रू आउट द कंट्री है ना. स्टेट्स में भी पहले कांग्रेस थी है ना, देन स्टार्टेड की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डेवलप होने लग गई है ना, फिर कोलिशन गवर्नमेंट्स बनने लग गए. सो यू हैव टू ट्रेस द इवोल्यूशन कि कैसे कैसे इवॉल्व हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिंस इंडिपेंडेंस. और फिर पूछ रहा है कि हैज द कोलिशन पॉलिटिक्स अंडरमाइंड द अथॉरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. अब समझो कि अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, कोई रूलिंग पार्टी है, लेट्स से बीजेपी, अगर पूर्ण बहुमत की सरकार होती तो प्राइम मिनिस्टर का पावर अलग होता है ना. बट इफ देयर इज अ कोलिशन गवर्नमेंट, राइट नाउ एनडीए गवर्नमेंट इज देयर, तो एनडीए गवर्नमेंट में क्या है, बहुत सारे अदर पॉलिटिकल पार्टीज भी पार्ट हैं. तो प्राइम मिनिस्टर का अथॉरिटी क्या उससे घट जाता है कोलिशन गवर्नमेंट से या बढ़ जाता है, उस पर आपको बताना था यहाँ पर. ठीक है. सो आप जस्ट अंडरस्टैंड कि किस डेप्थ पे पूछी जा रही है चीजें है ना. यू हैव टू गो अ लिटिल बिट इन डीप, अंडरस्टैंड व्हाट इज कोलिशन पॉलिटिक्स, उसका इंपैक्ट क्या होता है, मल्टीफेसेटेड इंपैक्ट क्या होता है ना. सो यू हैव टू रीड दोस थिंग्स आल्सो है ना. तो उससे ये क्वेश्चन आसानी से आप आंसर कर सकते थे. अगेन रिपीटेड थीम. ठीक है, बस ये ऐड किया था, has the coalition politics undermined the authority of the prime minister in India. सिर्फ ये एक लाइन नहीं ऐड की हुई थी, बाकी ये टॉपिक, थीम, एवरीथिंग इज रिपीटेड. देन इसमें ऑप्शन क्या था आपके पास, when there is a change in government as a center, the governor also changes. तो हमने अभी प्री के समय में आप पढ़ोगे कि गवर्नर इज द एजेंट, एक्ट्स एज द एजेंट ऑफ द सेंटर, और दूसरी बात ये पढ़ोगे कि इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट. तो दोनों में से कौन सी बात सही है, इज ही द पपेट है ना. इसके पहले भी जब पीवाईक्यू आप देखोगे तो वहां बोला है कि पीवाईक्यू, ये गवर्नर इज अ पपेट ऑफ द सेंटर. तो सेम चीज लाइन यहां पर रिपीट की गई है. आप देखो, व्हेन देयर इज अ चेंज इन गवर्नमेंट एट सेंटर, गवर्नर आल्सो चेंजेस. In the context of this statement, examine the role of governor in India as a link between the center and the state. See, so governor का role as a link between center and the state. So governor अपॉइंट कौन करता है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर में रहता है. अभी एनडीए में जो अपना इसके बीजेपी की सरकार है, ठीक है, अब वो सारे स्टेट्स में गवर्नर अपॉइंट कर रही है. अब मान लो कि कल को इलेक्शन होता है, कांग्रेस आ जाती है, देन वो सारे गवर्नर्स को हटाने की कोशिश करेगी क्योंकि उसको स्टेट पे भी कंट्रोल करना है. सो व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर, द गवर्नर आल्सो चेंजेस है ना. ये रियलिटी है. दो चेंज नहीं करने का प्रोविजन है ना, ऐसे रैंडमली आप चेंज नहीं कर सकते विदाउट एनी लॉजिक, बट दिस इज डन. ठीक है. इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट एग्जामिन द रोल ऑफ गवर्नर. तो कुल मिला के क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गवर्नर का रोल एज अ लिंक बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स. तो इसमें आप जो भी रोल पढ़ते हो आप उसको सबहेड ऐसे क्रिएट करके यू कैन राइट एज अ लिंक बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट आल्सो. सो आपको यहां पर गवर्नर टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना था, बिकॉज गवर्नर टॉपिक पहले भी कई बार पूछा गया है, स्पेशली द रोल ऑफ गवर्नर. और ये चीज बहुत कॉमन है ना, अगर आप समझोगे इस बात को, जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे है ना, आप लोग में से बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, सो यू नो दिस इज वेरी क्रिस्टल क्लियर, वेरी इजी काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो रिपीटेड. देन कम्स द लास्ट थर्ड क्वेश्चन, बिसाइड्स बीइंग अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. ये थोड़ा सा नया था, ठीक है, लेकिन आई विल टेल यू कि हाउ यू कुड हैव प्रेडिक्टेड दीज थिंग्स. Besides being a medium of communication, language has also been effective as a symbol of identity. ठीक है. In the light of this statement, analyze the political impact of linguistic identity in India. ठीक. अब इस सवाल का मतलब क्या है कि जो हमारी भाषा है ना, जो लैंग्वेज है, वो एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है ना. हम आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, हिंदी में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंग्लिश में इंटरेक्ट कर रहे हैं, मिक्स भाषा में इंटरेक्ट कर रहे हैं. कोई मराठी होगा वो मराठी भाषा में इंटरेक्ट करना चाहेगा, कोई तमिल है तमिल में इंटरेक्ट करते. तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है लैंग्वेज, हम लोग सब जानते हैं.
बट ये क्या बोल रहा है कि बट इट हैज लैंग्वेज हैज ऑल्सो बीन एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ आइडेंटिटी। लेट से कि आप बिहार में हो ना, समवन इज फ्रॉम द मिथिलांचल रीजन, so he will speak a very different dialect of Hindi. Similarly, someone is from Bhojpur, so he will be speaking very different dialect of Hindi. I am from Awadh, है ना, I am from Lucknow, so I have the Awadhi भाषा, है ना, so very different dialect. So ये आइडेंटिटी का भी एक सिंबल होता है। लैंग्वेज, रिलीजन, दीज आर व्हाट सिंबल्स ऑफ आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी कैसे डिफाइन होती है? आप बोलोगे मैं हिंदू हूं, है ना, मैं इस रीजन से, मैं इस भाषा से ये भाषा बोलता हूं, सो आइडेंटिटी। तो लैंग्वेज आइडेंटिटी का रूप ले लिया है, ऐसा आपको बताना है। इसका इम्पैक्ट पॉलिटिकल इम्पैक्ट बता के, ठीक है। लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी जो है हमारी इंडिया की लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी क्या है? वी कैन से कि साउदर्न स्टेट्स हैं, वहां पर 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, द्रविडियन फैमिली है, ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली है ना, निग्रिटो फैमिली है। सो यू हैव डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स इन इंडिया, है ना। अगर आप पढ़ोगे एनसीईआरटी, अगेन सोसाइटी वाला किताब है ना, 12th की एनसीईआरटी है, सोसाइटी में लैंग्वेज वाला चैप्टर है। तो व्हेन यू रीड दैट यू विल अंडरस्टैंड कि ये क्या मतलब है लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी का। और ये पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी हम देखते हैं ना, इवन रिसेंटली ऑल्सो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी होता है ना। इवन दिस कैन बी रिलेटेड टू करंट अफेयर्स ऑल्सो। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था विद रिस्पेक्ट टू तमिलनाडु 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, कि आप दूसरे लैंग्वेजेस को उस अपने टीचिंग का पार्ट नहीं करना चाह रहे हो, नहीं बनाना चाह रहे हो। सो दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। सो अगेन थोड़ा सा डिफरेंट था क्वेश्चन, बट स्टिल इट्स अ क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ठीक है, रिलेटेड टू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में फिर रिलीजन भी आ जाएगा, हम आगे देखेंगे कि हिंदुत्व पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। सो दोज थिंग्स आर, दिस इज लिटिल बिट अ न्यू क्वेश्चन। देन इसमें अल्टरनेटिव क्या पूछा था? राइट एन एसे ऑन द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। सो जम्मू कश्मीर वाज कंटिन्यूसली इन न्यूज, और ये चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट अभी इलेक्शंस भी हुए थे जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो इलेक्शन हुए, सो यू मस्ट हैव रेड अबाउट दोज थिंग्स इन द करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स ऑरिजिन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा, कुछ भी छोटा मोटा मुद्दा नहीं है ना। आर्टिकल 370 यू नो, वेरी इंपॉर्टेंट, जम्मू कश्मीर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, हमेशा न्यूज में रहता है। सो जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम न्यूज में रहती है, दोज थिंग्स आर ओनली इंपॉर्टेंट इन योर पॉलिटी सिलेबस। सो अगर आप यहाँ पर अगेन 70th बीपीएससी का पेपर देखोगे, तो यहाँ पर सिर्फ 2 क्वेश्चन है जो कि नए हैं, है ना। इन शॉर्ट में से आप सारे अटेम्प्ट कर सकते थे अच्छे से, एक्सेप्ट दिस कोलेजियम, है ना। लेट्स से कि आप कोलेजियम नहीं भी पढ़े हो, बट स्टिल यू कैन राइट समथिंग। अगर आप सही अप्रोच से पीवाईक्यू को समझ के जा रहे हो, यू कुड हैव अटेम्प्टेड ऑल दिस 5। देन ये वाला तो बिल्कुल ही इजी था, है ना, इसमें कुछ भी नहीं था। सो 2 में आपको एक ही क्वेश्चन करना था, आप ऊपर वाला कर लेते, या तो गवर्नर कर लेते, दोनों दोनों रिपीटेड है ना। अगेन इसमें अगर आपको थर्ड वाले में ये चीज नहीं समझ में आ रही है ना, अगर ये नया क्वेश्चन था तो ये करंट अफेयर्स में आपका प्रिपेयर्ड होता। सो अगेन नो रिस्क इन पॉलिटी ऑल्सो इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल विद रिस्पेक्ट टू पीवाईक्यू, उसके थीम्स अच्छे से प्रिपेयर किए हैं, और जो करंट इवेंट्स की चीजें हैं, जो मेजोरिटी या जो मेजर मेजर बातें हैं, उनको अगर आपने अच्छे से किया है, तो यू विल नॉट बी फेसिंग एनी डिफिकल्टी इन योर पॉलिटी पार्ट ऑल्सो। नोट्स कैसे बनाना है, ये सब चीजें कैसे करनी है, वो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे ना। फर्स्ट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थ्रू पीवाईक्यू कि यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है ना। पॉलिटी में बहुत डर लगता है सबको कि क्या होगा, क्या पूछा जाता है, समझ में नहीं आता है ना, कैसे लिखना है, क्या करना है ना, कैसे पढ़ना है। सो वी आर ट्राइंग टू डिकोड फर्स्ट कि पूछा क्या जा रहा है ना, कहाँ से पूछा जा रहा है, कितना पूछा जा रहा है ना, हमको कहाँ तक न्यूज़पेपर पढ़ना है, या कहाँ तक करंट अफेयर्स फॉलो करना है पॉलिटी का। यू विल गेट अ डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑल्सो। सो 70th बीपीएससी अभी हमने देखा, अभी आप 69th बीपीएससी का यहां से देखना शुरू करो, ठीक है। क्रिटिकली एग्जामिन द, ये अगेन शॉर्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 B C D E है ना, 5 शॉर्ट। क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक स्ट्रक्चर रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जस्ट अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन कहां से आ रहा है। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क है, कि कुछ ऐसी चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, जो बदली नहीं जा सकती, उनको हम क्या कहते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर। और ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन किस चीज में, किसने दिया था? केशवानंद भारती केस में दिया गया था। और ये क्वेश्चन क्यों ओरिजिन हुआ था 69 बीपीएससी में? करंट अफेयर्स इन न्यूज, केशवानंद भारती की डेथ हुई थी, ठीक है। सो देर इज सम कंटेक्स्ट, प्लस
बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी अगर आप यहाँ पर वापस से पीछे जाके देखोगे, या मैं आपको सर्च करके दिखाऊं, तो आप यहाँ पर देखना बेसिक स्ट्रक्चर, है ना, आप देखो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, आप देखो यहाँ पर भी पूछा गया है, कहाँ पर, यस, यहाँ देखो आप, है ना, कौन से में, 63rd बीपीएससी में पूछा गया है, एंड नाउ 69th में भी पूछा गया है, ठीक है। सो यू कैन सी कि किस लेवल का पीवाईक्यू रिपीटिशन है। अगर 69 बीपीएससी आप देने जा रहे होते, तो यू कुड हैव इजीली अटेम्प्टेड, और बहुत अच्छे से लिख के आते आप अपना ये। ओके, मूविंग फर्दर, देन कम्स सेकेंड थिंग, है ना, दूसरा क्वेश्चन, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी एग्जामिन करना है, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी क्या है, उसके पॉजिटिव्स क्या है, उसके निगेटिव्स क्या है, ये सारी चीजें हमको बतानी थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो बहुत प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन, पीवाईक्यू थीम और करंट अफेयर्स। तो हमको नोट क्या करना है अपने लिए कि टारगेट एरिया क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को टारगेट किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, संविधान की फिलॉसफी क्या है। किसी भी चीज में जब आईएसएम लग जाए, इट मींस इट इज अ फिलॉसफी। तो कॉन्स्टिट्यूशन अलिज्म, है ना, सो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या होती है, इट इज आस्क्ड ऑन दैट, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है, बेस्ड ऑन दोस थिंग्स योर क्वेश्चंस हैव द ओरिजिन। देन कम्स फिलॉसफी बिहाइंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जो संवैधानिक संशोधन होंगे, है ना, जो अमेंडमेंट्स होते हैं, उनमें क्या फिलॉसफी है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं कर सकते, है ना, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो भी हमारा है। फिर अमेंडमेंट का प्रोसेस है वो भी पूछा गया है ना, यू सी, ये जो तीसरा क्वेश्चन है, अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप देखो अमेंडमेंट से रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि केशवानंद भारती वॉज इन न्यूज और अमेंडमेंट वॉज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू दैट। सो अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इज द टारगेट, जो बेसिक हमारा फ्रेमवर्क है कि हम क्या ऐड कर सकते हैं, क्या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं संविधान से, कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या लिमिटेशन है ना, दोज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, क्योंकि अब आप लिखने जा रहे हो, है ना, जो नॉलेज वाला पार्ट है, फैक्चुअल वाला पार्ट है, आपका प्रीलिम्स में टेस्ट हो जाएगा, बट नाउ यू हैव टू गो इनटू डेप्थ कि हमारा संविधान क्या है, हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसके क्या लिमिटेशंस हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, दीज थिंग्स यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर मेंस। सो हमने ये देख लिया, बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया, अमेंडमेंट प्रोसेस देख लिया, 69 में पूछा था। अगेन अमेंडमेंट प्रोसेस भी अगर आप सर्च करोगे इस पीडीएफ में, कंट्रोल एफ करके आपको पीवाईक्यू थीम मिल जाएगा, पहले भी पूछा गया है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडेबिलिटी, तो जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे अमेंडमेंट वाला मेंस के लिए, देन विल प्रिपेयर टू थिंग्स, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन प्रिपेयर करेंगे क्या है, एंड द अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दो चीज प्रिपेयर करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, है ना। सो वी विल लिस्ट दोस टॉपिक्स आल्सो, एंड देन यू विल प्रिपेयर दोस थिंग्स इन सीक्वेंस। अब यहां पर आप देखो क्वेश्चन क्या पूछा, इज रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस जस्टिफाइड। तो 69 बीपीएससी के पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था ईडब्ल्यूएस वाला, है ना, मोस्ट ऑफ यू विल रिमेंबर, जो लोग पुराने तैयारी कर रहे हैं उनको याद होगा। तो अगेन करंट अफेयर्स इन न्यूज, लेकिन इसको सिर्फ करंट अफेयर्स इन न्यूज नहीं बोल सकते, बट रिजर्वेशन, रिजर्वेशन अफर्मेटिव एक्शन, है ना, ये बीपीएससी का अगेन एक फेवरेट टॉपिक है। सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस रिजर्वेशन कह लो उसको, है ना, अफर्मेटिव एक्शंस कह लो। सो सी, रिजर्वेशन इज योर थीम, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इज योर थीम, सेपरेशन ऑफ पावर इज योर थीम, जो मैंने ऊपर ही बताया था 70th में, ठीक है। सो रिजर्वेशन, रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना, करंट अफेयर्स इन न्यूज, रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, ये बिल्कुल रीसेंट था, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए ना, तीनों चीज मर्ज कर रही है, रिजर्वेशन बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इंपॉर्टेंट, है ना। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेंस, है ना। अफर्मेटिव एक्शंस आई टोल्ड यू, है ना, अफर्मेटिव एक्शंस मतलब जो एक्शन सरकार अपनी तरफ से लेती है लोगों की सुविधा को बढ़ाने के लिए, लोगों को न्याय देने के लिए, है ना, सोशल जस्टिस के लिए। सो ऐसे कोई एक्शंस, कोई बड़ी पॉलिसी आ रही है या कोई बड़ा कानून आ रहा है, जैसे जो अपना वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था, ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग अफर्मेटिव एक्शन। सो अगेन दैट वाज आल्सो आस्क्ड इन योर 69th बीपीएससी, 69 में ही पेपर में पूछा गया था, वो करंट अफेयर्स में पूछा गया था। सो क्लियर है हमको यहां से। अब यहां देखो आप, अमेंडमेंट प्रोसेस क्लियर, ईडब्ल्यूएस क्लियर, थीम मैं यहां बता रहा हूं, है ना, और यहां पर क्या ओरिजिन था दैट आई एम टेलिंग,
Explain how preamble of the Indian Constitution provides a blueprint about the goals of the Constitution. Preamble, again आप यहां पर कंट्रोल F करोगे, मैं आपको दिखा देता हूं ना. अगेन preamble, आप देखो कहाँ कहाँ है. पेज नंबर 3 में भी है ना, पेज नंबर 11 में भी है, पेज नंबर 21 में भी है, पेज नंबर 24 में भी है. मतलब 4-5 बार ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं प्रियम्बल से रिलेटेड. और आप देखोगे सिर्फ शब्द बदल रहे हैं, है ना. प्रियम्बल में एक ही चीज पढ़नी है कि प्रियम्बल क्या है भाई. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना. इस तरीके से वॉट एवर यू हैव रेड, तो हर शब्द का आपको मतलब पता होना चाहिए, हर शब्द की फिलॉसफी पता होनी चाहिए. दीज थिंग्स आर गिवन वेरी वेल इन योर एनसीईआरटी 11, है ना. कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, अगर आप वहां से एक बार पढ़ लें तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि प्रियम्बल है क्या. अब बोल रहे हैं कि प्रियम्बल कैसे ब्लूप्रिंट बताता है ना, ब्लूप्रिंट अबाउट द गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. गोल्स क्या है, हमारे संविधान के गोल क्या है, कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं. सोवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यही तो हमारा गोल है. लिबर्टी हो, फ्रेटर्निटी हो, इक्वालिटी हो, जो भी कीवर्ड्स है वही तो हमारा गोल्स है. तो ब्लूप्रिंट कैसे दे रहा है. अब आप बताओगे कि लिबर्टी कैसे मिल रही है, तो आप बताओगे ये फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 19 है, ये हमको क्या दे रहा है, लिबर्टी दे रहा है. वैसे आप, है ना, ब्लूप्रिंट कैसे दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को. तो यू हैव टू राइट ऑन दोज लाइंस. तो क्या टारगेट एरिया है, प्रियम्बल, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फिलॉसफी प्रियम्बल में पूरी की पूरी क्या है, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की. फिलॉसफी क्या होती है, सारे वैल्यूज, जो बड़े बड़े वैल्यूज है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इक्वालिटी, समानता का अधिकार, लिबर्टी, है ना, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, है ना. ये जो बड़ी बड़ी बातें होती है, यही फिलॉसफी है आपके संविधान की और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की. प्रियम्बल एज अ मोरल कॉम्पास, है ना, क्या, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, गवर्नेंस, राइट्स. प्रियम्बल आपको क्या बताता है नेचर के बारे में, ना. नेचर कैसा होता है हमारे इंडियन पॉलिटी का, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेट. ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे इंडियन पॉलिटी का, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, है ना. ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमको इनको अचीव करना है. बराबरी का अधिकार हम बोलते हैं ना, आर्टिकल 14, बराबरी का अधिकार हमारा ऑब्जेक्टिव है. हमारे समाज का नेचर कैसा है ना, नेचर कैसा है इंडिया का, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, है ना. ये हमारा नेचर है. ऑब्जेक्टिव क्या है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हमेशा. ये हमेशा लागू रहेंगे, चाहे आज ले लो चाहे 50 साल बाद ले लो. ये सारी मूल बातें हैं जो किसी भी समाज में होनी चाहिए. तो भारतीय समाज में भी ये सारी चीजें होनी चाहिए जो कि प्रियम्बल में मेंशन्ड है. और वो फिर डिटेल में अंदर आपको डीपीएसपी के माध्यम से, फंडामेंटल राइट के माध्यम से, फंडामेंटल ड्यूटी के माध्यम से, और भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं या जो सरकार लॉज लाती है, कानून लाती है, उनके माध्यम से इनको अचीव किया जाता है. सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रियम्बल इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन जो लास्ट शॉर्ट आंसर था, डिस्क्राइब हाउ कास्ट सेंसस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस कास्ट पॉलिटिक्स. कास्ट पॉलिटिक्स आप देखो 70th में भी क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स, आप यहां पर देखना, जस्ट सी, है ना. कास्ट नॉट सोशल फिनोमिना बट अ पॉलिटिकल फिनोमिना. कास्ट पॉलिटिक्स, हाउ कास्ट सेंसस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार. अब ये आप यही देख लो, कास्ट सेंसस जो है वो क्या है, एक पॉलिटिकल टूल आप कह सकते हो उसको. इट इज इग्नाइटिंग द डिबेट इन द पॉलिटिकल फील्ड. पूरा का पूरा पॉलिटिक्स रिवॉल्व होने लग गया है कास्ट सेंसस के अराउंड बिहार में. सो कास्ट डायनामिक्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, इसको आप नोट कर लेंगे कि कास्ट का क्या डायनामिक्स है. इट इज ऑलवेज आस्किंग कि कास्ट का क्या रोल है ना. क्या वो पहले सोशल रोल से पॉलिटिकल रोल पे ज्यादा शिफ्ट कर गया है, या कास्ट से रिलेटेड कोई भी इवेंट हो रहा है ना, कास्ट सेंसस जैसे हो रहा है, तो उसका इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स पे क्या है. पॉलिटिक्स इज फेवरेट. तो कास्ट डायनामिक्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, अगेन सामाजिक न्याय. अब कास्ट सेंसस से क्या बातें हो रही हैं कि लोगों को अफर्मेटिव एक्शंस हम दे सकेंगे, है ना. उनके अगर हमको पता होगा उनका डिप्रीवेशन क्या है ना, तो हम उन चीजों पे पॉलिसीज बना सकेंगे. तो दीज आर व्हाट, सोशल जस्टिस के माध्यम, है ना, वेज ऑफ ब्रिंगिंग सोशल जस्टिस, अफर्मेटिव एक्शंस, कुछ पॉलिसी लाएंगे, कुछ स्कीम्स लाएंगे. सो कास्ट डायनामिक्स इन इंडियन पॉलिटिक्स. सो सोशल जस्टिस, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, रिजर्वेशन पॉलिसी, अगेन, है ना. कास्ट सेंसस होगा, फिर रिजर्वेशन की डिमांड होगी. सो अगेन एवरीथिंग इज लिंक्ड. सो आपको इन चीजों पे अब से, है ना, फॉर 71st यू हैव टू कीप अ टैब ऑन दीज थिंग्स. अभी बिहार का इलेक्शन होगा, बहुत सारा डिबेट चलेगा ना. अपना एक व्यू उस चीज पे बनाने की कोशिश करेंगे थ्रू न्यूज़पेपर रीडिंग, थ्रू डिबेट डिस्कशंस जो भी हम सुनेंगे. विल ट्राई टू हैव अ ब्रीफ ओवरव्यू, है ना. ऐसा नहीं करेंगे कि बिल्कुल ही अनअवेयर रहेंगे टिल योर मेंस, कि हमको पता ही नहीं है. अब मेंस के समय में हम सिलेबस लेके बैठे हैं या, है ना, कुछ करने की तैयारी कर रहे हैं. अभी से हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक को प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे. सो अगेन
रिपीटेड, है ना। सो आप यहाँ पर भी देखो 69 में भी कुछ भी अलग नहीं था, एक्सेप्ट, है ना, ये इकोनॉमी वीकर सेक्शन। अभी आपको करंट अफेयर्स में सब कुछ पता चल जाएगा, जब 71 दोगे तो यू विल ऑल्सो नो कि क्या इंपॉर्टेंट रहा है साल भर का। सो इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं पता होता, अगर आपने पुराने पीवाईक्यूज को भी देखा होता। अगेन ये हो गया लॉन्ग आंसर। सो इसमें 69 में अब लॉन्ग आंसर देखते हैं हम लोग कि क्या पूछा था। डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट। डिस्कस द चेंजिंग रोल इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। अब आप यहां पर एक चीज देखना, ये भी रिपीटेड है ना, प्रेसिडेंट के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी। अब यहां पर एक थोड़ा सा चेंज किया लाया था, इसलिए मैंने यहां पर न्यू थीम लिखा है कि इट इज आस्किंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, है ना, कि दो पोस्ट हैं। कौन से पोस्ट हैं यहां पर देखो आप। एग्जीक्यूटिव, जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें वी नो कि दो हेड्स होते हैं, है ना। एग्जीक्यूटिव में भी वी रीड अबाउट टू हेड्स, डी फैक्टो और डी जूरे, है ना। डी फैक्टो हेड प्रेसिडेंट और डी जूरे हेड प्राइम मिनिस्टर। सो इन दिनों के बीच का जो इंटरेक्शन है दैट इज बीइंग आस्क्ड। सो थोड़ा सा नया थीम था, बट स्टिल अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो, आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है इन सब चीजों में, यू सी ऑब्जर्व थिंग्स, then it will be an easy question for you. Not exactly very easy, but still आप लिख सकते हो इसको एग्जाम में। डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान के अंतर्गत इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। अब बेसिक सी बातें पढ़ते हैं ना हम पॉलिटी में, कि भाई अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या, है ना, जैसे लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो अल्टीमेटली कौन बुलाता है, कौन इलेक्ट करता है, कौन सेलेक्ट करता है, इट इज डन बाय प्रेसिडेंट, है ना। अगर प्राइम मिनिस्टर को कोई बात कम्युनिकेट करनी होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, तो हाउ ही विल डू टू द प्रेसिडेंट, है ना। सो दैट लिंक इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप क्या है, सो दैट इज बीन आस्क्ड इन दिस। और इसमें चेंजिंग रोल क्या है, रिसेंट के टाइम्स में चेंजिंग रोल क्या है। एवरीवन नोज कि प्रेसिडेंट का पावर अब थोड़ा सा घटता जा रहा है, तो इन दैट केस ये सवाल पूछा गया था। तो थोड़ा सा नया थीम था, बट स्टिल यहां पर हम क्या ध्यान रखेंगे, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात है और एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्यों, कौन है, दो है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर। तो अब अगली बार हम प्रिपेयर करेंगे तो इन दोनों पे खास ध्यान रखेंगे, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पे खास ध्यान रखेंगे, बिकॉज एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा है और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कर रहा है। ठीक है, इंडियन फेडरलिज्म पीवाईक्यू एकदम से रिपीटेड है, ठीक है, नथिंग न्यू। लैंग्वेज थोड़ी सी टफ कर दी थी, समझने में बच्चों को बहुत दिक्कत आई, बट स्टिल, है ना, it is a repeated theme. Federalism, Indian model of federalism is a continuous repeated theme in BPSC. यहां पर भी क्या बोला, इंडियन फेडरलिज्म इज रूटेड, है ना। फेडरलिज्म सबको पता है क्या है, पावर शेयरिंग बिटवीन सेंटर और स्टेट्स। अब यहां क्वेश्चन क्या बोला, इंडियन फेडरलिज्म इज फंडामेंटली रूटेड इन टू साइमल्टेनियस परस्यूट्स ऑफ नेशनहुड, है ना, एन एम्ब्रेस ऑफ स्टेट बेस्ड कल्चरल डाइवर्सिटी एंड अ कमिटमेंट टू द लार्जर इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी। सो बहुत लोगों को समझने में दिक्कत हुई होगी। इसमें कुल मिला के इसका क्रक्स क्या है कि जो हमारे फेडरल मॉडल है, जो इंडिया का फेडरलिज्म है, जो सेंटर और स्टेट का रिलेशन है, सेंटर स्टेट का डिवीजन ऑफ पावर है ना, आप ऐसे भी कह लो, उसका क्या दो पर्पस है ना, उसका सिर्फ दो साइमल्टेनियस परस्यूट है। साइमल्टेनियस परस्यूट मतलब एक साथ उस चीज को परस्यू किया जाता है। एक है एम्ब्रेस ऑफ द स्टेट बेस्ड कल्चरल डाइवर्सिटी, तो मतलब हर राज्य जो है ना, जितने भी राज्य हैं सब अलग अलग कल्चरली डाइवर्स हैं। बिहार की डाइवर्सिटी अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, तमिलनाडु की अलग है, अरुणाचल की अलग है ना, लद्दाख की अलग है, जम्मू कश्मीर की अलग है, गुजरात की अलग है। ठीक है, सबकी स्टेट बेस्ड डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी अलग है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग है। तो जो हमारा फेडरल मॉडल है, कोई एक चीज तो थोप नहीं सकते हम ऊपर से, है ना, तो फेडरल मॉडल होगा ही। स्टेट्स को भी अपने पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं। तो हमारा जो फेडरल मॉडल है उसका दो परस्यूट है, जो हमारे फोर फादर्स या कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने बनाया था सोच के कि वो क्या करेगा, स्टेट को भी आजाद रखेगा, उसके कल्चरल डाइवर्सिटीज को, है ना, उसको फॉलो करने के लिए उसको एम्ब्रेस करेगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कंसेप्ट एम्ब्रेस करना, स्टेट बेस्ड कल्चरल डाइवर्सिटीज, और अ कमिटमेंट टू द लार्जर इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी। लार्जर इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी क्या है, पूरा का पूरा नेशन है, पूरा का पूरा देश है। तो नेशनलिज्म भी हो और सब नेशनलिज्म भी हो, ये हमारा फेडरल मॉडल है। तो उसमें पूरा एज अ यूनिटी भी हम पूरे पूरे देश को यूनाइटेड होते भी दिखते हैं फेडरल मॉडल में, जैसे कि अभी चल रहा है। मान लो कि आप जो पाकिस्तान के लिए अभी कमेटी बनाई है सरकार ने, उसमें सारे पार्टीज के मेंबर्स हैं, पूरा देश एक साथ था, कोई ऑपोजिशन कोई ये नहीं है ना, सबने एक ही भाषा में बोली जो भी गवर्नमेंट का स्टैंड था। सो
नेशनलिज्म, है ना, जो इंडिया का फेडरल मॉडल है वो नेशनलिज्म है ना, अ कमिटमेंट टू द लार्जर इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी। तो उसका मॉडल ऐसा है कि वो अपने स्टेट के लिए भी उसकी डाइवर्सिटी को भी करना चाहेगा और साथ में नेशन के फॉर्म में काम करना चाहेगा। ऐसा हमारा एक बार प्लीज। सो इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म ये हमारा कोर थीम है ना, इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म। इसमें भी क्या चीज है, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म और नेशनल इंटीग्रेशन। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म मतलब पावर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, जो पावर है वो सिमेट्रिक नहीं है, बराबर बराबर नहीं है, सेंटर के पास भी बराबर नहीं है, स्टेट ना, आप सब पढ़ते होगे कॉन्करेंट लिस्ट है ना, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, किसके पास पावर ज्यादा है। तो जो हमारा फेडरल मॉडल है वो क्या है, क्वासी फेडरल है, क्वासी फेडरल कह लो या असिमेट्रिक फेडरल है ना। असिमेट्रिक मतलब सेंटर की तरफ ज्यादा झुकाव है उसका। सो जो हमारा फेडरल मॉडल है वो एसिमेट्रिक तो है ही है ना, सेंटर की तरफ झुकाव कह लो या ना, एक एक कलेक्टिव नेशन की तरफ ज्यादा झुकाव है, लेकिन उसमें नेशनल इंटीग्रेशन की बात भी की गई है ना, स्टेट बेस्ड कल्चरल डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करना, नेशनल इंटीग्रेशन की बात वो भी इंक्लूडेड है इंडिया के फेडरल मॉडल में, जो कि सू जेनरिस है। सू जेनरिस मतलब यूनिक है। जो हमारा फेडरल मॉडल है वो बहुत यूनिक है फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, कनाडा का मॉडल अलग है, यूएस का मॉडल अलग है ना, बट इंडिया का जो मॉडल है इट्स कॉल्ड सू जेनरिस विच इज वेरी यूनिक। और वो यूनिकनेस क्या है, यही एसिमेट्रिक फेडरलिज्म भी है बट नेशनल इंटीग्रेशन के कंपोनेंट्स भी हैं। सो ये दो चीजें हमको अच्छे से समझनी पड़ेंगी फेडरल मॉडल में, विल सी है ना, कंटेंट वाला पार्ट विल सी लेटर। तो ये अगेन प्रेडिक्टेबल पीवाईक्यू थीम, कुछ भी ऐसा अलग नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे इसमें भी, अगर आपको ये नहीं आ रहा होता तो दिस इज वेरी प्रेडिक्टेबल, सब पढ़ के गए होंगे है ना, आराम से आप इसको लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस एंड एनालाइज द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स। अभी जस्ट मैंने ऊपर भी दिखाया था, कोलिशन पॉलिटिक्स 70th में पूछा गया था, यहाँ पर भी पूछा गया है। तो कोलिशन पॉलिटिक्स का क्या गवर्नेंस है इंडिया में और बिहार में, है ना। कोलिशन पॉलिटिक्स मतलब दो चार पार्टीज जब मिलके फाइट करती हैं, इलेक्शंस सरकार बनाती हैं, दैट इज कॉल्ड कोलिशन पॉलिटिक्स। सिंगल पार्टी अगर फॉर्म करती है गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड सिंगल पार्टी गवर्नेंस। कोलिशन पॉलिटिक्स अभी ऊपर हमने देखा ही, पीवाईक्यू में पूछा गया। तो अब 69th में ये क्वेश्चन पूछा गया, फिर से ऊपर 70th में भी पूछा गया। तो अब आप सोचो कि कैसे रिपीटेशन हो रहा है थीम का। सो यहाँ पर क्वेश्चन का क्या मतलब है, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है कोलिशन पॉलिटिक्स के, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं भाई कोलिशन पॉलिटिक्स के। कब आएंगी कोई भी पार्टी साथ में, किसी पॉलिसी पे उनका एग्रीमेंट हो, है ना, किसी किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे उनका एग्रीमेंट हो, है ना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है, उनकी आइडियोलॉजी एक हो। अब मैं बोलूं कि आरजेडी है और कोई और अदर पार्टी आ जाए ना, मे बी लेट से कि बीजेपी है, अब इन दोनों का मिलन कभी होएगा ही नहीं। आरजेडी हैज अ वेरी डिफरेंट आइडियोलॉजी, बीजेपी हैज अ वेरी डिफरेंट आइडियोलॉजी। इन दोनों का मिलन आज तक नहीं हो पाया, ना कभी होगा, दे आर ऑलवेज एट कॉन्फ्लिक्ट विद रिस्पेक्ट टू आइडियोलॉजी। तो ये इनका कोलिशन पॉलिटिक्स का क्या एक प्रिंसिपल है कि दोनों की आइडियोलॉजी भी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो देर आर लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑन विच कोलिशन पॉलिटिक्स रन्स इन द कंट्री एंड स्पेसिफिकली इन बिहार, है ना। बिहार में फिर जाति वाला मुद्दा भी आ जाता है ना, कि अगर आप जाति को टारगेट कर रहे हो या ना, दो जाति से रिलेटेड अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो सब मर्ज कर जाएंगी एक साथ, है ना। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फुलफिलमेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट स्पेसिफिकली। सो लॉन्ग आंसर अगेन, ये भी रिपीटेड थीम है बट थॉटफुल रहना पड़ेगा ना, पॉलिटिक्स वाला पार्ट है तो ये हमेशा रनिंग थीम रहती है, इसमें नई नई बातें भी आती हैं। सो यू हैव टू फॉलो दीज थिंग्स ऑल्सो। एलुसिडेट एंड इवेलुएट द लोकल गवर्नमेंट। अभी आप देखो 73rd 74th ऊपर पूछा गया था ना, विद रिस्पेक्ट टू वुमेन एम्पावरमेंट, ग्रास रूट लेवल इन बिहार, आप एम्पावरमेंट ऑफ पंचायती राज देख लो, सेम चीज पूछी गई है। फोर्थ थीम क्या है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया एंड बिहार, है ना। पंचायती राज, अर्बन लोकल बॉडीज, इनका एम्पावरमेंट के लिए सुविधाएं क्या है, इनके प्रॉब्लम्स क्या है ना, इनके बेसिक बेसिक प्रोविजंस क्या हैं, इनको हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ये हमारा थीम है, आप देख लो हर साल रिपीट हो रहा है, अभी तो हम 69th में ही है, 70th में भी रिपीट हुआ है, सब चीज रिपीट हो रही है। 68 में आ जाते हैं ना, 69 का काम हो गया। यू सी मैक्सिमम थिंग्स आर रिपीटेड एक्सेप्ट वन और टू थिंग्स, है ना। ये एक नया थीम था और ये एक यहाँ पर ये नया थीम था, एक नया थीम कह लो या इसको करंट अफेयर्स बेस कह लो। अदर देन दिस एवरीथिंग वाज रिपीटेड, बस वो नेचर चेंज होगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलेगा। लेकिन अभी मैं आपको जिस तरीके से समझा रहा हूँ कि टारगेट क्या कर रहा है ना, यहाँ बोल रहा है कि वर्किंग बताइए आप, है ना, वर्किंग क्या है उसकी, उसके प्रोविजंस क्या है, आगे देखेंगे हम नीचे जाके
इसके प्रोविजंस पूछे हैं बहुत बेसिक लेवल पे शुरुआत में। लेकिन अब जैसे धीरे धीरे आपके मेच्योरिटी भी बढ़ रही है, क्वेश्चन का नेचर भी चेंज हो रहा है, तो टारगेट वही है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट टारगेट है, बट उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कुछ घुमा फिरा के, चीजें पूछेगा, ये फंडामेंटल बातें क्या है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, किसी भी टॉपिक को कैसे देखना है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, संविधान में कोई प्रोविजन है, उसकी कोई यूटिलिटी है ना, लोकल ग्रास रूट डेमोक्रेसी लाने की कोई यूटिलिटी है, डिसेंट्रलाइजेशन क्यों किया गया, ये फंडामेंटल बातें आपको एनसीईआरटी की किताब से समझ में आ गई। अब इसके बाद कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस क्या क्या है, क्या वो प्रोविजंस फुलफिल हो रहे हैं, समझदारी की बात, नहीं हो रहे हैं तो क्या समस्याएं हैं, तो प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना, उसमें भी पंचायती राज, उस पे म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशंस दोनों के अलग अलग प्रिपेयर करेंगे। अब जब प्रॉब्लम्स हो गई तो भाई कोई ना कोई कमिटी बनी होगी, उन्होंने रिकमेंडेशन भी दिया होगा, उनको भी प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है। अब कोई भी लोकल गवर्नमेंट है ना, लोकल सेल्फ बॉडी है, तो उसने कुछ ना कुछ काम भी किया होगा, कुछ अच्छा काम भी कर रही होगी, उन चीजों को भी हम नोट कर लेंगे। तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि ये चार पांच चीजों को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन को आंसर करने में बहुत सक्षम हो जाओगे। तो 68 क्रिटिकली एनालाइज द डायनामिक सेक्युलरिज्म इन इंडिया, है ना। सेक्युलरिज्म अगेन रिपीटेड थीम है ना, पीछे भी पूछा गया है सेक्युलरिज्म के बारे में, लेकिन यहां पर क्या बोला आपसे कि डायनामिक सेक्युलरिज्म, बच्चों को समझ में नहीं आया, उन्होंने रट के चले गए सेक्युलरिज्म का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, बट डायनामिक सेक्युलरिज्म का मतलब उनको समझ में नहीं आया क्योंकि उन्होंने टॉपिक को समझा ही नहीं था उस साल, है ना। समझा क्या नहीं था, मतलब बहुत बच्चे समझते ही नहीं है ना, कि सेक्युलरिज्म का एक्चुअल मतलब क्या है। तो सेक्युलरिज्म और डायनेमिक सेक्युलरिज्म में अंतर क्या है कि डायनेमिक सेक्युलरिज्म क्या बोला है, डायनेमिक है समथिंग मींस मतलब स्टैटिक नहीं है, कोई कंसेप्ट स्टैटिक हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, है ना। वीसी ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, तो सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो भी स्टैटिक कंसेप्ट नहीं है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, तो इसीलिए हम उसको डायनेमिक सेक्युलरिज्म कहते हैं। अब डायनेमिक सेक्युलरिज्म का एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है सेक्युलरिज्म के बारे में, कि स्टेट किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, है ना, सब रिलीजन उसके लिए बराबर है, कुल मिला के हमारे लिए पॉजिटिव नोशन ऑफ सेक्युलरिज्म ये है। जबकि जो वेस्टर्न कंसेप्ट है सेक्युलरिज्म का, ये क्या बोलता है कि कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में या लक्ष्मीकांत में भी, कंप्लीट सेपरेशन बोलता है वेस्टर्न कंसेप्ट। इंडियन कंसेप्ट क्या बोलता है कि हमारे लिए सारे धर्म बराबर है, हम अगर सपोर्ट करेंगे ना आर्टिकल 29 30 नहीं सॉरी 25 to 28, सारे क्या कर रहे हैं आपको, सपोर्ट ही तो कर रहे हैं आपको सारे रिलीजन्स को। सो हमारा जो कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या बोला है कि सारे को सपोर्ट करेंगे, बट एक्चुअल में क्या होता है, क्या हम ऐसा देखते हैं। करंट अफेयर्स में आप सबको पता है, सेक्युलरिज्म से रिलेटेड चीजें आप पढ़ते हो सुनते हो, क्या वैसा होता है, सारे रिलीजन्स को बराबर चीजें मिलती हैं, है ना। तो ये हमारा डायनामिक सेक्युलरिज्म है। और इसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारे केसेस इस साल ऐसे आए थे सुप्रीम कोर्ट में, अगर आप फॉलो कर रहे हो और कुछ साल से, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें क्यों ओरिजिन हुई थी, है ना। शाहबानो केस हुआ था, है ना, जो अपना इलेक्शन था, उसके पहले शाहबानो का वर्डिक्ट आया था, उसके पहले वुमेन रिजर्वेशन की बात चल रही थी, ठीक है, फिर वो शाहीन बाग प्रोटेस्ट चल रहा था, है ना। सो सेक्युलरिज्म के कंसेप्ट के अराउंड बहुत सारे डिबेट्स चल रहे थे, दैट्स फॉर डायनामिक सेक्युलरिज्म। कुछ संविधान तो कहता ही है, बट क्या हम उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, क्या उससे कितनी दूरी है हमारी, है ना, क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, दो थिंग्स यू हैव टू राइट। तो किसी भी कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो उसको और डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। फंडामेंटल पीवाईक्यू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की बात कर रहे हैं ना, सेक्युलरिज्म अभी नीचे दिखाऊंगा, डेमोक्रेसी भी पूछा गया है और सोशलिज्म भी पूछा गया है। तो जो मैंने प्रियम्बल में बोला था, सोशलिज्म सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो ये सब कीवर्ड्स हमको अच्छे से पता होने चाहिए कंसेप्ट। सोशलिज्म का मतलब क्या है, इंडिया का मॉडल क्या है, प्रोविजंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, ये सब हम एक जगह प्रिपेयर कर रखेंगे, कभी भी सोशलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो विल बी एबल टू हैंडल वेरी वेल। सिमिलरली डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर ही लोगे थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड ऑल दोस थिंग्स। रीजनल पॉलिटिक्स आ जाओ फिर से, 69 में फिर 68 में फिर से रीजनल पॉलिटिक्स ऊपर भी था, कोलिशन पॉलिटिक्स, कोलिशन मतलब कि अगेन एक स्टेट में ही आप तीन चार पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं। रीजनल पॉलिटिक्स मतलब कि लेट से तमिलनाडु हो गया, ए सॉरी साउथ इंडिया हो गया, वहां जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे आर ट्राइंग टू मेक अ द्रविड नाडु काइंड ऑफ थिंग, है ना, मतलब लाइक दे फाइट फॉर द लैंग्वेज आल्सो विद सेंटर, है ना, वो अपने डिमांड्स पुट अप करती हैं, सो दे हैव अ वेरी डिफरेंट रीजनल ग्रुपिंग, सो उसको कहते हैं रीजनल पॉलिटिक्स। सो अगेन रीजनल पॉलिटिक्स का क्या रोल है इंडिया में, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन, सब नेशनलिज्म, रीजनल पॉलिटिक्स मतलब सब नेशनलिज्म, फेडरलिज्म भी इसमें आप समझ सकते हो ना, फेडरल का कंसेप्ट भी आ जाएगा, फिर अगेन इसमें कोलिशन पॉलिटिक्स भी आ जाएगी। सो एवरीथिंग इज लिंक्ड, यहाँ पर जो सब टॉपिक है
रीजनल पॉलिटिकल डायनेमिक्स, और ये भी पीवाईक्यू ओरिजिन है ना, रीजनल पॉलिटिक्स is also a PYQ origin question. Positive directions in the Constitution of India are a charter of social and economic democracy in the country explained by DPSP. पढ़ते हैं ना, DPSP क्या है, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का चार्टर है. सो पॉजिटिव डायरेक्शंस भी देता है, लक्ष्मीकांत में पढ़ाई है आपने. सो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, पीवाईक्यू ओरिजिन, डीपीएसपी पहले भी क्वेश्चन पूछा गया. तो अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, डेमोक्रेसी एंड इट्स नेचर, रिलेटेड प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी, वेलफेयर स्टेट. तो ये सारे आपके थीम्स है ना. सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करें, अगर आप ऐसे भी देखो कि जो हमारा संविधान है, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, तीन तरह की डेमोक्रेसी होती है ब्रॉडली. तो सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कौन देता है, डीपीएसपी. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कौन देता है आपको, फंडामेंटल राइट. ये आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा, बेसिक सी बात है, ठीक है, जब लक्ष्मी पढ़ोगे आप. और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में. तो यहाँ पर अगेन डेमोक्रेसी की बात की है, चाहे आप इस डायरेक्शन में देख लो, बट जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, दिस इज रिलेटेड टू डीपीएसपी, है ना, वेलफेयर स्टेट, क्लियरली, है ना. जो भी अब इसमें आपको रिकॉग्नाइज करने वाली बात थी कि क्वेश्चन किस चीज के बारे में पूछ रहा है. बहुत लोगों को समझ में नहीं आया था कि डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो अगेन जब हम पढ़ेंगे तो समझदारी के साथ पढ़ेंगे, और जो थीम्स है वो अगेन यहाँ पर भी रिपीटेड थीम्स है, और बहुत बेसिक सी बात बोल रहा है. देन कम्स जुडिशियल रिव्यू. अगेन जुडिशरी में फेवरेट टॉपिक है जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म. सो दिस इज ऑल्सो रिपीटेड थीम, है ना, कई बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा गया, ठीक है, 70th में. एक्सप्लेन जुडिशियल रिव्यू जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो क्या पूछ रहा है कि भाई जो जुडिशियल रिव्यू करता कौन है, कोई भी. हाँ, एक चीज और, जुडिशियल रिव्यू से यह याद आया, जो हमने कोलेजियम सिस्टम में ऊपर बात की थी, उसमें क्या बोला था मैंने कि किन ऑर्गन्स के बीच में डिस्प्यूट है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव. जुडिशियल रिव्यू में क्या है, अगेन कौन कौन आ जा रहा है इस डिस्प्यूट में, अगेन लेजिस्लेचर भी आ जा रहा है, जुडिशरी भी आ जा रहा है, एग्जीक्यूटिव भी आ जा रहा है, जुडिशरी भी आ जा रहा है, ठीक है. जुडिशियल रिव्यू किस किस चीज का किया जा सकता है, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस का, कोई भी लेजिस्लेटिव लॉज का. तो दोनों इंस्टीट्यूशंस आ गए आपके, लेजिस्लेचर भी आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव भी आ जाएगा, एंड ऑल आर देयर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द जुडिशरी. क्योंकि जुडिशरी अभी रिव्यू करेगी तो इनको अच्छा थोड़ा ना लगेगा कि आपके कानून को नलिफाई कर दे. तो लेजिस्लेचर अगेन, और लेजिस्लेचर का पार्ट कौन है, एग्जीक्यूटिव है. तो अगेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस अमंग द थ्री ऑर्गन्स. तो इस चीज को अगर आप कोर समझो कि क्वेश्चन का ओरिजिन कहां से हो रहा है, कोलिजियम आया किस कॉन्फ्लिक्ट से आ रहा है, डिस्प्यूट बिटवीन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना. ये आपको समझ में आ रही है कि नहीं बात, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, ठीक है. सो जुडिशियल रिव्यू, जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट का क्या जुरिस्डिक्शन है, क्या क्या रूल्स हैं, क्या आर्टिकल्स हैं, दीज थिंग्स यू हैव टू प्रिपेयर. प्रोविजंस एंड पावर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी इज द टॉपिक कोर. उसके अंदर जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल एक्टिविज्म है, जुडिशियल ओवररीच है, ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है. बिहार हैज विटनेस्ड इंप्रूवमेंट इन पॉलिटिकल कल्चर. अगेन पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग इन बिहार. सो पॉलिटिकल कल्चर, तो पॉलिटिकल कल्चर में आप कैसे समझोगे कि क्या पॉलिटिकल कल्चर होता है किसी भी राज्य का. दो तरीके की पॉलिटिक्स होती है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है या डेवलपमेंट पॉलिटिक्स होती है. आपने ये टर्म सुने भी होंगे ना, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स. अभी हमने ऊपर देखा लैंग्वेज आइडेंटिटी. तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में क्या क्या आ जाएगा, लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, ठीक है, कम्युनिटी, लोकैलिटी, रीजन, दीज आर व्हाट आइडेंटिटीज. तो जो पॉलिटिक्स बिहार में हो रही है वो जनरली क्या होती है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स. तो कास्ट क्या है, आपकी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स. या डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स. डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स क्या कहोगे, जो आपके ये तेजस्वी यादव घूम घूम के जो कैंपेन्स में क्या बोलते हैं, इतनी नौकरी देंगे, इतना रोजगार देंगे, इतना ये देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. दिस इज व्हाट डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स. आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स क्या हो गई, रिलीजन के नाम पे, इंडिया पाकिस्तान के नाम पे. इंडिया पाकिस्तान तो छोड़ दो, चलो वो तो कंट्रोवर्सी है, बट स्टिल दैट कम्स इन द रिलीजन एस्पेक्ट ओनली, है ना. कि आप हिंदू मुस्लिम में डिवाइड क्रिएट कर दो, कास्ट में डिवाइड क्रिएट कर दो, एंड यू विन इलेक्शन. सो दैट इज बेस्ड ऑन आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स. वहां डेवलपमेंट का रोल नहीं होगा. तो पहले हमारा क्या होता था, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स. बट जब से आपने सुना ही होगा कि 2005 से जब से नीतीश कुमार आए, देन डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स पे ज्यादा फोकस हो गया. एंड नाउ अगेन वी आर फॉलोइंग बोथ, है ना. अभी आपको दोनों मिक्स दिख जाएगा, डेवलपमेंट ओरिएंटेड, और अभी तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पे ज्यादा फोकस चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस कास्ट सर्वे. बट अगेन अभी दोनों चीजें हैं, है ना. यू हैव व्हेन यू हैव टू राइट योर आंसर, आप एक इवोल्यूशन बताओगे कि पहले ऐसा था, है ना, एंड बट नाउ दिस थिंग हैज चेंज. अब डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है रादर देन
आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, बिकॉज फिर आप बताओगे डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स क्यों है, जो सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, है ना, 2005 से लेकर, या जब से आप बताना चाह रहे हो कि जो शिफ्ट हो रहा है बिहार में, डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स हो रहा है, क्या क्या स्कीम्स आई, पॉलिसीज आई है ना, अच्छी अच्छी बातें आप बताओगे यहाँ पर, एंड देन यू कैन टेल कि जो पॉलिटिकल कल्चर है वो इंप्रूव भी हो रहा है, और कुछ चीजें हैं जो और इंप्रूव हो सकती हैं, समथिंग लाइक दैट यू हैव टू आंसर। तो विल सी दोस थिंग्स कंटेंट वाले पार्ट में। बट ओवरऑल आप समझ रहे हो कि ना क्वेश्चन का पूछने का तरीका क्या है, आइडेंटिटी वर्सेस डेवलपमेंट, और सेम चीज है ना। अभी नीचे वापस से देखेंगे, कई बार वो कास्ट पॉलिटिक्स के नाम पे पूछ लेगा, कई बार रीजनल पॉलिटिक्स के नाम पे पूछ लेगा, कई बार वो है ना डेवलपमेंट ओरिएंटेड, है ना, कई बार वो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे पूछ लेगा कि सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है बिहार में, उसकी पॉलिटिक्स कैसी है। सो अगेन थोड़ा सा न्यू थीम है, बट स्टिल, है ना, इफ यू हैव प्रिपेयर्ड दीज थिंग्स, आप इसको भी अच्छे से लिख के आ सकते थे। देन अगेन ये देखो, लॉन्ग paramountcy of national interest is enshrined in the zonal council in the country. Examine critically the nature and working of zonal council in India in the light of the above statement. तो बोला जोनल काउंसिल का क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है भाई, नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊंचा रखना, पारामाउंसी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल सबको पता होगा, प्री में पढ़े होंगे, 1956 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से जोनल काउंसिल्स का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, फॉर नेशनल इंटीग्रेशन अगेन। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये जोनल काउंसिल का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना या उसको इंप्रूव करना। इसको आप क्रिटिकली एग्जामिन करिए, नेचर बताइए जोनल काउंसिल का, और उसका वर्किंग बता दीजिए। तो मतलब कुल मिला के जो बेसिक फंडामेंटल बातें हैं वही आपको लिखनी थी जोनल काउंसिल की इसमें, है ना। और ये टॉपिक किससे आ रहा है, इंटरस्टेट रिलेशन। सो हमने पढ़ा फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के बाद एक चैप्टर है इंटरस्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट तो सेंटर स्टेट हो गया, इंटर स्टेट मतलब स्टेट्स के बीच में, स्टेट्स के बीच में मतलब जोनल काउंसिल की बात हो रही है। तो इंटर स्टेट रिलेशन में आप जोनल काउंसिल को पढ़ते हो, जोनल काउंसिल इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हो रही है ना, जोनल काउंसिल में कौन होगा, 5 स्टेट्स आएंगे, है ना, फिर वो उस पर एक होम मिनिस्टर भी रहेंगे उसके, या जो भी सेंटर के मिनिस्टर्स भी रहते हैं उसमें। अगेन क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उसमें जो समस्याएं हैं उन पे चर्चा होगी ना, उनका समन्वय क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आल्सो इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर जोनल काउंसिल। सो आपको टारगेट टॉपिक्स देखो आप क्या क्या है ना, इंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन, फेडरलिज्म, दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। ये मैं पीवाईक्यू थीम नहीं बोल रहा हूँ ना, ये पीवाईक्यू में कभी नहीं पूछा गया, बट स्टिल ये करंट अफेयर्स इन न्यूज था, है ना, जिस साल ये मेंस हुआ था। क्यों करंट अफेयर्स इन न्यूज था, क्योंकि ये जो जोनल काउंसिल की मीटिंग हुई थी वो बिहार में हुई थी, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन योर मेंस एग्जाम। सो क्लियर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई हैव एक्सप्लेन्ड द टॉपिक। अभी तो हम बैकवर्ड्स जाके टॉपिक डिकोड कर रहे हैं, जस्ट अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं और किन किन चीजों पे फोकस करना है फॉर योर मेंस पार्ट। कास्ट पॉलिटिक्स, अगेन कास्ट प्लेज अ रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, सिंपल सी बात है, एक लाइन दिया हुआ, देयर इज अ चेंज इन इट्स फंक्शनिंग ओवर द डिकेड, बोल रहा है कि अब कास्ट का रोल बदल रहा है ना। हाउ डू यू लुक एट इट्स चेंजिंग रोल, आप कैसे देखते हैं इस चेंजिंग रोल को, है ना, जो लास्ट के 70 सालों में चेंज हुआ है। डज द लॉजिक ऑफ डेवलपमेंट सब्सिडाइज द कैरेक्टर ऑफ द कास्ट, क्या बोल रहा है वही, आइडेंटिटी वर्सेस डेवलपमेंट पॉलिटिक्स, देखो क्या बोल रहा है, डज द लॉजिक ऑफ डेवलपमेंट सब्साइड द कैरेक्टर ऑफ द कास्ट। तो क्या डेवलपमेंट, क्या ये जो हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है इकोनॉमी का, है ना, उससे कास्ट का कोई चेंज हो रहा है क्या, कास्ट का नेचर चेंज हो रहा है क्या, उसका कैरेक्टर चेंज हो रहा है क्या। तो वही चीज अभी 70th में आप देखो, सेम क्वेश्चन कैसे पूछा इसने, सेम चीज आप यहाँ पर देखो क्या पूछा था। इन इंडिया एट प्रेजेंट कास्ट इज नॉट मोर नो मोर अ सोशल फिनोमेना रादर इट इज अ पॉलिटिकल फिनोमेना। तो क्या बोल रहा है कि चेंज हो गया है। इससे पहले क्या पूछा यहाँ पर, सेम चीज, देर इज अ चेंज इन इट्स फंक्शनिंग ओवर द डिकेड। पहले क्या था, सोशल रोल था ज्यादा कास्ट का, अब क्या हो गया, पॉलिटिकल रोल, है ना, यही यही तो पूछ रहा है, रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स। आप देखो सेम सवाल, खाली क्वेश्चन का स्टेटमेंट बदल दिया। तो हमको सवाल को कॉम्प्रिहेंड करना आना चाहिए, सवाल कॉम्प्रिहेंड कर लेंगे, पहले तो समझ लें, फिर जब आप पढ़ोगे धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें कॉम्प्रिहेंड होने लग जाएंगी ना। तो सबसे पहली चीज थी समझना कि क्या पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, कैसे क्वेश्चन टर्न कर रहा है। पैनिक नहीं करेंगे किसी चीज के लिए आखिरी तक, है ना, समझदारी रहेगी तो कभी भी पैनिक नहीं करेंगे, स्पेशली इन पॉलिटी। पॉलिटी में बहुत लोगों को पैनिक होता है। तो अगेन कास्ट डायनेमिक्स, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स, कास्ट का क्या डायनेमिक्स है और डेवलपमेंट का क्या पॉलिटिक्स है, दैट इज आस्क्ड। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, अगेन मैंने पहले बोला, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, ठीक है। सो ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगेन पीवाईक्यू ओरिजिन।
फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वेरी फेमस, मतलब वेरी फेवरेट टॉपिक, अगेन पीवाईक्यू थीम है ये भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये हमारा थीम, जस्ट रिमेंबर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन इंडिया। उसमें भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, अभी आप देखना है ना, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बहुत ज्यादा फोकस है। इंस्टीट्यूशन की अकाउंटेबिलिटी, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है ना, क्या पावर्स हैं, क्या वो नए काम कर रहा है, अगर ऐसा आप कभी न्यूज में पढ़ो या किसी मैगजीन में पढ़ो तो यू मस्ट नोट दोस थिंग्स और कीप दैट विद यू इन योर नोट्स। तो इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी क्या है इलेक्शन कमीशन की, यहाँ पढ़ते हैं। किसी भी बुक में पढ़ोगे, लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे तो आपको प्री सेशन है ना, पोस्ट सेशन के बारे में पता चल जाएगा। इलेक्शन कमीशन इंडिया हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंडक्टिंग इलेक्शन, सिंपल सी बात है। क्रिटिकली एग्जामिन इट्स रोल, है ना, क्या पूछ रहा है, रोल इन मेकिंग इलेक्शन फ्री एंड फेयर। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन का काम ही क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना देश में, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, है ना, यही रोल है हमारे इलेक्शन कमीशन का। कंप्लीमेंट योर आंसर विद रेफरेंस टू द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन प्री सेशन पोस्ट सेशन एरा इन बिहार, है ना। तो सेशन, टीएन सेशन जो थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, he was a very important personality, he made lot of changes in the electoral system, electoral reforms, है ना। तो उनके बारे में आपको जानना जरूरी है। बस इतना सा पूछ रहा है कि इनके पहले का बिहार में कैसा था सिस्टम, इनके बाद का बिहार में कैसा सिस्टम था। तो अगर आपने कभी भी इलेक्शन कमीशन या इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये चीजें पता होंगी, है ना। सो हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या कदम उठाए पोस्ट सेशन एरा में या सेशन के आने के बाद से, तो हमारा इलेक्टोरल डेमोक्रेसी कैसे मजबूत हुआ, ये क्वेश्चन का सवाल है, मतलब ये सवाल है सिंपल सा। तो वेरी बेसिक पीवाईक्यू ओरिजिन, आप इनको बार बार पढ़ोगे, है ना। डिस्कस द कंपोजिशन एंड पावर ऑफ राज्यसभा एंड आइडेंटिफाई इट्स रोल एज द सेकंड चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा पहली बार पूछा इसलिए न्यू थीम लिखा है ना, पहले कभी नहीं पूछा, बट स्टिल अभी टारगेट टॉपिक क्या है, बाय कैमरलिज्म। तो हमारा जो संसद है उसके दो अभिन्न अंग हैं, लोकसभा राज्यसभा, बाय कैमरल सिस्टम कहते हैं। तो हमको फंडामेंटल जो एस्पेक्ट्स हैं हमारे पॉलिटी के, है ना, इंडियन पॉलिटी बोल रहा है फंडामेंटल चीजें, भाई लोकसभा है राज्यसभा है, क्या आपको पता है कि सेकंड चैम्बर क्यों कहते हैं उसको, क्या आपको पता है कि उसके पावर्स कैसे अलग हैं लोकसभा से। अगर आपसे कोई पूछ दे कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा विद रिस्पेक्ट टू बिल्स, है ना, पैसेज ऑफ बिल्स, बस इतना सा सवाल हो, शॉर्ट आंसर। क्या आपको ये क्लैरिटी है ना। सो बाय कैमरलिज्म, लोकसभा राज्यसभा अच्छे से समझेंगे, है ना, कि कहां पर क्या हो सकता है, कहां पर क्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लोकसभा राज्यसभा, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा बाय कैमरल, उसमें जो सिस्टम है, रोल क्या है, सेकंड चैम्बर। सेकंड चैम्बर क्यों बोलते हैं, रिवीजन चैम्बर, है ना। लोकसभा ने कुछ पास किया तो यू कैन क्रॉस चेक द लॉज पास्ट, ठीक है। Then comes 67. 67 में again, Indian Parliament is not a sovereign legislature. Again, PYQ repeated theme. Exactly सेम चीज पूछी गई है पीवाईक्यू में भी। अगर आप नीचे आके देखोगे, मैंने नोट किया हुआ है, वहां पर आप वापस देखोगे सेम चीज पूछी गई थी 67th में। अगर आप पेपर दे रहे होते तो और आपने पीवाईक्यू को अच्छे से किया होता तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से वहां पर अटेम्प्ट कर पाते। पार्लियामेंट बोल रहा है सोवरेन लेजिस्लेचर नहीं है, इंडिया की जो पार्लियामेंट है सोवरेन बॉडी नहीं है। इट हैज वास्ट बट नॉट अनलिमिटेड पावर। जो इंडिया की पार्लियामेंट, उसके पास पावर्स तो बहुत है लेकिन अनलिमिटेड पावर्स नहीं है कि कुछ भी कर जाए। क्यों, अभी आपने ऊपर क्वेश्चन देखा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, कुछ भी अमेंड नहीं कर सकते ना, जुडिशरी आ जाएगी, जुडिशियल रिव्यू आ जाएगा, तो अनलिमिटेड पावर तो है नहीं, जुडिशियल सुप्रीमेसी भी नहीं है, सब काम जुडिशरी कर दे, चेक्स एंड बैलेंसेज हैं। तो जो हम पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत में कि इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इट्स अ बैलेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, ठीक है। तो दोनों में से कोई सुप्रीम नहीं है, देयर इज अ बैलेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स, कि पार्लियामेंट कानून बना भी सकती है, उसके कानून को जुडिशरी रिव्यू करके निरस्त भी कर सकती है, और सेम हैपेंस विद द जुडिशरी थिंग आल्सो। जुडिशरी कोई कानून अगर चेंज करती है तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, उसको वापस से मॉडिफाई कर सकती है। सो दिस इज द स्टेटमेंट कि पार्लियामेंट इंडिया का जो सोवरेन लेजिस्लेचर नहीं है, सोवरेन मतलब कि संप्रभु लेजिस्लेचर नहीं कि कुछ भी कर दिया। इट हैज वास्ट, बहुत पावर है पार्लियामेंट के पास, बट अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात। Comment on this statement and highlight as to why the Indian Parliament cannot be equated with this British counterpart. British counterpart क्या है, जो ब्रिटेन का सिस्टम है क्या है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, वहां सोवरेन है, अमेरिका में जुडिशरी सुप्रीम है, ठीक है। सो इंडिया का बैलेंस है, सो यू हैव टू आंसर दिस 38 मार्क्स, वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, वेरी फंडामेंटल, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी वर्सेस जुडिशियली सुप्रीमेसी कंपैरिजन का क्वेश्चन है, पार्लियामेंट ओरिजिन। तो पार्लियामेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। पार्लियामेंट की और भी चीजें हम आगे देखेंगे, लिस्ट करेंगे कि ये हमारे लिए पूछी जा सकती हैं। तो पार्लियामेंट थीम आइडेंटिफाई हो गया,
So we can like include more questions in that, है ना, that पूजा मैम will also be doing with you, और हम लोग और भी चीजें लिस्ट कर लेंगे थ्रू अपने टेस्ट. देन सेंटर स्टेट रिलेशन, अगेन फेडरलिज्म सेंटर स्टेट रिलेशन, रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू बिहार पूछा गया. प्रॉब्लम्स पूछा सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में क्या है इंडिया में, है ना, सिंपल सी बात पूछी गई. एंड इट्स प्रोस्पेक्ट्स इन द फ्यूचर, कि आगे जाके जो सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं वो कैसे आपको दिख रहे हैं विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार. ये 67 में पूछा था, मतलब लगभग 4 साल पहले, 2019 में. एग्जामिन एज टू, उस समय इलेक्शंस भी चल रहे थे ना, आपको याद होगा, जो पैकेज की डिमांड कर रही थी सरकार, है ना, बिहार सरकार, नीतीश गवर्नमेंट पैकेज की डिमांड कर रही थी, नहीं मिल रहा था. स्पेशल स्टेटस की डिमांड कर रही थी, नहीं मिल रहा था. ठीक है, देयर वर लॉट ऑफ इश्यूज बिटवीन सेंटर स्टेट, गवर्नर्स भी चेंज हो रहे थे उस समय. सो कंटेक्स्ट भी हमको याद रखना है ना, कि बिहार के कंटेक्स्ट में, इसीलिए मैं बोला कि अभी जैसे बिहार में इलेक्शन है, तो आप थोड़ा सा फॉलो करते रहोगे कि क्या चल रहा है, बड़े बड़े मुद्दे क्या चल रहे हैं. उन्हीं के अराउंड आपके 2-3 क्वेश्चन फ्रेम हो जाएंगे इन योर मेंस, जब भी आपका मेंस होगा दिसंबर जनवरी में. With special reference to Bihar, examine as to how the problem can be constructively handled in tune with cooperative federalism. तो सेंटर स्टेट रिलेशन में कोई समस्या है, समस्या को कैसे समाधान किया जा सकता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के मॉडल को दिमाग में रखते हुए. बस इतना सा सवाल है. अगेन पीवाईक्यू थीम, अकाउंट फॉर द इमर्जेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज. सिंपल, अभी हमने देखा ऊपर भी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज. बोल रहा है कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के साथ इमरजेंस कैसे हुआ. अगेन वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, है ना, पार्टी सिस्टम, फिर लोकल लेवल पे जो ग्रीवांसेस थे उससे फिर नई नई पॉलिटिकल पार्टीज निकली, डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स ने पॉलिटिकल पार्टीज बनाई. ठीक है, तो इमरजेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया. डू यू थिंक द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इज गुड फॉर सेटिस्फाइंग रीजनल एस्पिरेशन एंड नेशनल यूनिटी. तो रीजनल, मैंने वही बोला, सब नेशनलिज्म की बात थी शुरू में भी, एक ही थीम है. रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात की तो क्या बात करेगा, तो नेशनलिज्म की बात कर लेगा कि वो सब इकट्ठा होके देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, या वो अपने रीजन की बात कर रहे हैं. सब नेशनलिज्म. महाराष्ट्र में कोई शिवसेना है तो वो मराठी अस्मिता की ज्यादा बात करेगी, है ना. जेडीयू है तो वो बिहार की ज्यादा बात करेगी. सब नेशनलिज्म की, हमारा रीजन डेवलपमेंट, हमारे यहाँ ये स्कीम आए, हमारे यहाँ ये प्रोजेक्ट आए, हमारे ये हो, है ना. तो रीजनल एस्पिरेशंस वो प्रोवोक करती है. Do you think the existence of regional political parties is good for satisfying regional aspiration, है ना. रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बन रही है, रीजनल एस्पिरेशन को फुलफिल किया जा रहा है, बट नेशनल ऐसे ओवरऑल एक ही पार्टी नहीं है कि वो पूरे देश को गवर्न कर रही है. वर्सेस नेशनल यूनिटी, है ना. अगेन सेम क्वेश्चन जो ऊपर पूछा गया था. गिव रीजंस फॉर सपोर्ट ऑफ योर आंसर. रीजनल पॉलिटिकल डायनेमिक्स, ओरिजिन क्या है इसका, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का, सब नेशनलिज्म, फेडरलिज्म, कोलिशन पॉलिटिक्स, एवरीथिंग इज टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो इसको आप बार बार पढ़ेंगे ना, जिसे मैंने समझाया है वैसे आप और भी इसको बार बार पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा सबको. फिर जुडिशियल रिव्यू, अगेन हमने देखा ऊपर भी जुडिशियल रिव्यू का क्वेश्चन पूछा गया था. जुडिशियल रिव्यू एक्टिविज्म, है ना, प्रोविजंस एंड पावर्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, चेक्स एंड बैलेंसेस अमंग द 3 ऑर्गन्स. जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट ये है, कुल मिला के चेक्स एंड बैलेंसेस की बात कर रहा है. ठीक है, सो जुडिशियल रिव्यू, an independent judiciary having the power of judicial review is a salient features of the constitution. Judicial review आप पढ़ोगे ना, basic structure doctrine, salient feature of the constitution है judicial review. आर्टिकल 32, 22, 26 और भी तमाम आर्टिकल्स है ना, आर्टिकल 13 है. ठीक है. डू यू थिंक जुडिशियल एक्टिविज्म हैज फर्दर एडेड टू द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो आपको ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर्स हैं, क्या उसमें उसका जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है उसके पावर्स में और बढ़ोतरी कर दिया है. विद एग्जांपल्स के साथ बताइए. एग्जाम्पल्स के साथ आप कैसे बता सकते हैं, अभी आप देखोगे कि आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट कितनी बार इन्वोक करता है, फॉर गिविंग कंप्लीट जस्टिस. तो आपका ये धर्म बनता है ना. आई टेल यू दिस थिंग्स आल्सो कि 142 आर्टिकल आपको प्रिपेयर करना है फॉर योर मेंस. अभी जैसे आर्टिकल 32 पूछा है, नेक्स्ट टाइम यू कैन सी आर्टिकल 142 विल बी देयर इन योर मेंस एग्जाम. सो आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस, है ना. ये धीरे धीरे हम लोग और डिकोड करेंगे, विल टेल दोस थिंग्स टू यू. तो 67th बीपीएससी तक हमने ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए. सिमिलरली 66 में अगेन रोल ऑफ प्रेसिडेंट, आपके ऊपर देखोगे प्राइम मिनिस्टर वर्सेस प्रेसिडेंट का क्वेश्चन था. यहां पर आप देखो, रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया इज लाइक एन ओल्ड मैन इन द फैमिली हु हैज ऑल द अथॉरिटीज. हाउएवर ही कैन नॉट डू एनीथिंग इफेक्टिवली इफ द नॉटी यंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली डू नॉट लिसन टू हिम. क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आप, समझो कि प्रेसिडेंट है वो एक बूढ़े आदमी की तरह है फैमिली में, जिनके पास सारी ताकत है, अथॉरिटी है ना. तुम ये करोगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो करोगे, अथॉरिटी है उसके पास, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता जब उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना. इफ द नॉटी यंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली डू नॉट लिसन टू हिम, तो प्रेसिडेंट की जब कोई सुनेगा ही नहीं, तो प्रेसिडेंट के पास जो अथॉरिटी है, पावर्स है, वो तो क्या है, कोई काम की है नहीं खास.
चला तो कोई और रहा है, डी फैक्टो डी जूरे। तो हमने बोला कि जो डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव है और डी जूरे एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन दोनों के बीच की बात कर रहा है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यंग मेंबर्स कौन है भाई? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और प्राइम मिनिस्टर है ना। अल्टीमेटली इनकी बात कर रहा है, और स्टेट्स के भी आप बात कर सकते हो ना, चीफ मिनिस्टर और वैसे के, अगर कोई कंट्रोवर्सी होती है तो। बट जनरली प्रेसिडेंट का लेना देना सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और यूनियन गवर्नमेंट के साथ ही होता है इन डिसीजन मेकिंग। सो इस क्वेश्चन को आप देखो, समझो। और जो इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, या सॉरी 69 में पूछा गया था, रिलेशनशिप, इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, उस क्वेश्चन को भी आप देखना, देन यू विल गेट अ कनेक्शन कि कैसे थीम्स रिपीट हो रहे हैं और क्या चीजें पूछी जा रही हैं। एग्जीक्यूटिव डायनेमिक्स, अगेन एग्जीक्यूटिव पे फोकस है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर। सो एग्जीक्यूटिव इज द फोकस ऑफ बीपीएससी। तो क्लियर है? एक सेकेंड, आई पुट द चार्जर ऑन। देन इसमें इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म अगेन रिपीटेड, अभी हमने ऊपर भी देखा फेडरलिज्म के बारे में पूछ रहा है। इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज कॉन्स्टिट्यूशनली ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बोला था मैंने ऊपर? सू जनरस, क्वासी फेडरल, असिमेट्रिक फेडरल। एक ही चीज पूछ रहा है कि नहीं? ऊपर भी यही बात पूछी थी, यहां भी यही पूछ रहा है कि सेंटर की तरफ ज्यादा टिल्ट है। तो अगेन रिपीटेड पीवाईक्यू थीम। Uneven development of Indian states has created many socio-economic and political problems. Critically analyze this statement with respect to Bihar. तो अनइक्वल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, गवर्नेंस की बात कर रहा है, रीजनल डिस्पैरिटीज, डेवलपमेंट चैलेंजेस इन बिहार। ये क्यों है? आप यहीं पे सबसे पहला पॉइंट तो यही है, जो बिहार में पॉलिटिक्स है वो क्या है? आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स है रादर देन डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये डेवलपमेंट पॉलिटिक्स और गवर्नेंस, ये कैसा है बिहार में, उसकी वजह से ये अनइक्वल डेवलपमेंट है। सो दिस वॉज अ न्यू थीम, है ना। पहली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा कि जो डेवलपमेंट है बिहार में या जो इंडिया के राज्यों में डेवलपमेंट है, आपको अलग अलग क्यों दिखता है ना, इसका क्या कारण है? स्पेशल रेफरेंस टू बिहार बताइए। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज एन इफेक्टिव फोरम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। डिस्कस पार्लियामेंट, अभी ऊपर देखा था हमने, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात कर रहा है कि पार्लियामेंट क्या है? टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं पार्लियामेंट एज ए यूनिफाइंग इंस्टीट्यूशन, पूरे देश को आप इकट्ठा करते हो एक जगह, है ना। पार्लियामेंट इफेक्टिव फोरम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। सी पार्लियामेंट थीम इज रिपीटेड, ऊपर भी हमने देखा था। वापस आप पीडीएफ को कई बार देखना, मल्टीपल बार देखना पड़ेगा। तो दिस वाज योर 66th क्वेश्चन। नाउ 65th, डू यू एग्री विद द व्यू दैट कॉन्स्टिट्यूशन गिवन फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट कोर थीम, राइट्स वर्सेस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। मैंने फंडामेंटल राइट में क्या क्या बोला? आर्टिकल 32 ऊपर हमने देख लिया था, आर्टिकल 19 पूछा है, आर्टिकल 21 पूछा है, और ये एक कोर क्वेश्चन पूछा है। जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ना शुरू करते हो तो आपको सीधे सबसे पहली चीज बताई जाती है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट तो नहीं है, दीज आर रिस्ट्रिक्टेड, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। तो बस उसकी बात कर रहा है। डू यू एग्री विद द व्यू दैट हमारा संविधान एक हाथ से फंडामेंटल राइट आपको देता है, दूसरी हाथ से उसको ले भी लेता है। अब ये ले कैसे लेता है? जब आप ये लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे, हर आर्टिकल में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, है ना। सो दोज थिंग्स यू हैव टू प्रिपेयर, मेमोराइज। तो ये फंडामेंटल राइट अगेन पीवाईक्यू थीम, है ना। वेरी इजी इफ यू अंडरस्टैंड एंड प्रिपेयर दीज थिंग्स। इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सोवरेन लॉ मेकिंग बॉडी। अभी आप देखो ऊपर क्या पूछा था, यहाँ पर जो हमने ऊपर पार्लियामेंट का क्वेश्चन देखा था, आप यहाँ देखो क्या क्या समझाया था मैंने यहाँ पे आपको। यहाँ पर इज नॉट अ सोवरेन लेजिस्लेचर, इट हैज अनलिमिटेड पावर नहीं है। इसको आप एक्सप्लेन करो। सेम चीज 67 ने पूछी है, अब यहाँ पर देखो आप सेम चीज यहाँ नहीं पूछ रही है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये पार्लियामेंट से फिर से यहाँ पूछा था, फिर देखो 65 में फिर से पूछा, नॉट अ सोवरेन लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट, इवेल्युएट दिस स्टेटमेंट। अब आप बताओ कि पूरा का पूरा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि नहीं। सो जस्ट सी, parliamentary sovereignty, judicial supremacy, comparison, PYQ theme. System of Indian political parties is not nationalistic but is individualistic. Explain this fact in the context of Bihar. Party system, political individualism का क्वेश्चन है। अगेन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज। नेशनलिस्टिक मतलब क्या है? कि आपके जो विजन होने चाहिए, आपके जो मुद्दे होने चाहिए, वो नेशनलिस्टिक होने चाहिए रादर देन इंडिविजुअलिस्टिक नहीं। कि अब आरजेडी का चीफ कौन बन जाएगा? भाई लालू प्रसाद का बेटा, है ना। इस पर्टिकुलर पार्टी का कौन चीफ बनेगा? इसकी बेटी, है ना। सो वो नेपोटिज्म वाला चीज भी नहीं होना चाहिए जो इंडिया के पॉलिटिकल पार्टीज में हो गया है ना। इज नॉट नेशनलिस्टिक बट इंडिविजुअलिस्ट, इंडिविजुअल बेस्ड। आरजेडी मतलब नीतीश कुमार, सॉरी, आरजेडी मतलब लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव। पार्टी इज एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर इंडिविजुअल। बीजेपी आज की डेट में मोदी जी,
तो नेशनल कंटेक्स्ट में देखें, बीजेपी मतलब प्रधानमंत्री मोदी, बट पहले ऐसा नहीं होता था। पहले बीजेपी मतलब सम पर्टिकुलर लीडर वाज नॉट देयर, इट वाज एन ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज अ पॉलिटिकल पार्टी, नो वन फेस वाज देयर, नो इंडिविजुअल पर्सनालिटी वाज। बट नाउ इफ यू सी, आम आदमी पार्टी मतलब केजरीवाल, ठीक है, शिवसेना मतलब आदित्य ठाकरे, है ना। सो यू जी सी कि हाउ जो पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज हो रही हैं, दोज आर नॉट नेशनलिस्टिक बट दे आर बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल एस्पिरेशन, फुलफिलिंग द लोकल नीड्स, या अपने काम की बात करना, है ना, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ देयर ओन। सो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ये पीवाईक्यू थीम अगेन रिपीटेड। दिस वाज अ न्यू थीम, है ना, पहली बार पूछा गया था ई गवर्नेंस के बारे में। अगेन इसके बारे में भी आपके बिहार इकोनॉमिक सर्वे में बहुत डिटेल में नोट दिया हुआ था अबाउट दिस ई गवर्नेंस उस साल। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। और ये बहुत, मतलब अब तो प्रिपेयर करने वाला क्वेश्चन है। अब तो ई गवर्नेंस प्रिपेयर करो, मोबाइल गवर्नेंस प्रिपेयर करो ना, विल गिव यू नोट्स ऑन दीज थिंग्स, डोंट वरी, ऑन द लेटर पार्ट। यहाँ पर क्या पूछा, ई गवर्नेंस का क्या मतलब है, ई गवर्नेंस बिहार में कैसा है ना। तो ये उस साल इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारे स्कीम्स पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन था ई गवर्नेंस का। दैट्स व्हाई दिस ओरिजिन इज फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार। सो नथिंग न्यू इसमें। प्रिपेयर करना है तो हम प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत सिंपल है ये। 64th अगेन, प्रियम्बल आप देख लो। प्रियम्बल क्या बोल रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पोस्टुलेट्स इन इट्स प्रियम्बल दैट इंडिया शैल बी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, सब लोग म्यूट कर लें, हाँ, ओके। सो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है, जो इंडिया की प्रेम्बल में क्या बोला गया है कि इंडिया क्या है, होगा सोशलिस्ट, होगा सेक्युलर, होगा डेमोक्रेटिक, होगा रिपब्लिक होगा। मैंने अभी बताया कि क्या है, ये क्या बता रहा है हमारे कंट्री का जो नेचर है, नेचर कैसा है, नेचर हमारा सेक्युलर नेचर है, धर्मनिरपेक्ष नेचर है, सामाजिक नेचर है ना, डेमोक्रेटिक नेचर है, रिपब्लिक नेचर है। ये नेचर है हमारे सोसाइटी का या हमारे इंडियन पॉलिटी का। हमारा लक्ष्य क्या है, वो क्या है, इक्वालिटी, लिबर्टी, है ना। ये आप पढ़ोगे ना कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और नेचर क्या है। नेचर हमारे ये सारी चीजें। तो व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू इन्फोर्स दिस डिक्लेरेशन। भाई अब सेक्युलर है तो आप बताइए कॉन्स्टिट्यूशन के 4 प्रोविजन, 5 प्रोविजन बताइए कि सेक्युलर कैसे प्रमोट कर रहा है हमारा संविधान। आप बताइए फंडामेंटल राइट में क्या बात की गई है, आर्टिकल 14 में क्या बात की गई है, आर्टिकल 15 में क्या बात की गई है, आर्टिकल 25 टू 28 में क्या बात की गई है, और भी जो भी प्रोविजंस है रिलेटेड टू सेक्युलरिज्म आप बताइए। सोशलिज्म के बारे में बताइए कि क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, डीपीएसपी में क्या क्या चीज़ों की बात की गई है ना, और क्या क्या चीज़ें हैं आप उनकी बात करिए। रिपब्लिक की बात करिए, डेमोक्रेटिक की बात करिए, आर्टिकल 324 है ना, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की बात करिए आप, है ना। तो टॉक अबाउट दीज थिंग्स। तो आपको जब प्रेम्बल प्रिपेयर करना है तो मैंने पहले भी बोला कि हम बिल्कुल डिटेल में प्रिपेयर करेंगे कि सोवरेन मतलब, कि सोवरेन का मतलब क्या है, उसके प्रोविजंस क्या हैं, उसके लिए, है ना, क्या क्या आर्टिकल्स मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, सब आप एक बार प्रिपेयर करेंगे ढंग से, तो आप कोई सा भी प्रेम्बल का क्वेश्चन आएगा बहुत अच्छे से उसको आंसर कर सकते हैं। तो अगेन कुछ नया नहीं था इसमें प्रेम्बल। रोल ऑफ गवर्नर, जस्ट अभी हमने ऊपर भी देखा, रोल ऑफ गवर्नर पूछा था। यहाँ पर क्या बोला, इज ही अ मियर पपेट। पपेट मतलब क्या होता है, कठपुतली। कठपुतली किसकी, सेंटर की, है ना। तो ऊपर क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, गवर्नर वाले में, कि गवर्नर क्या है, लिंक बिटवीन सेंटर और स्टेट, है ना, कि एक कि भाई सेंटर में सरकार बदली तो गवर्नर ही बदल जाता है। तो वो क्या क्या दिखा रहा है कि वो क्या है, गवर्नर कौन है, मियर पपेट है। इज ही अ मियर पपेट, सवाल आपसे पूछा है। अब ये नहीं कि आप एकदम बताने लग जाओ कि नहीं पपेट है वो तो बेकार है, गवर्नर का कोई मतलब नहीं है ना, ये चीज नहीं करनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, यू शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर दैट। दोनों पर्सपेक्टिव देंगे, अच्छा बुरा दोनों, है ना। सो गवर्नर इंपॉर्टेंट थीम। जुडिशियल एक्टिविज्म, अगेन जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, यही बोला ना, इज अ रीसेंट फिनोमेना इन द इंडियन गवर्नेंस। तो सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेता है जो उसके एक्टिविज्म पार्ट को शो करता है कि भाई सरकार कर नहीं रही है कुछ, तो अब जनता कहाँ जाती है, पीआईएल लेके जाएगी जुडिशरी के पास, जुडिशरी कुछ एक्शन लेगी, वही हो गया जुडिशियल एक्टिविज्म। सरकार कर नहीं रही है, लोग जा रहे हैं पीआईएल लेके गए, तो जुडिशरी कुछ ना कुछ तो करेगी, जुडिशियल एक्टिविज्म। और जुडिशरी को कई बार मजा आता है ना, कि सरकार को टाइट करने में। तो जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ रीसेंट फिनोमिना, कमेंट एंड ब्रिंग आउट मेन आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट। तो अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म की, और क्या हो सकता है आगे, इतना सा आपको प्रिपेयर करना है। रिपीटेड पीवाईक्यू थीम, है ना। अगेन एक्टिविज्म, जुडिशरी मेन, सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर, है ना। जुडिशियल एक्टिविज्म तो हाई कोर्ट भी कर सकता है, बट जनरली सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में। प्रोविजन क्या है, पावर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, चेक्स बैलेंसेस अमंग द 3 ऑर्गन्स, अगेन सेम चीज, चेक्स एंड बैलेंसेस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। टू मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर अ बेन इन इंडियन पॉलिटिक्स। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज बोल रहा है कि आ जाएंगे तो क्या होगा, मजा नहीं आएगा, है ना। बेन बून समझते हैं, बून मतलब अच्छी बात, बेन मतलब खराब बात। तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हो जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है।
एक्सप्लेन दिस फैक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिहार, है ना, मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, कोलिशन पॉलिटिक्स एंड इट्स चेंज चैलेंजेस इन बिहार। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज बन जाएंगे, क्या होगा, अभी आपके इलेक्शन हो रहे हैं, जन स्वराज आ गई और ना जाने 3-4 पार्टी आ गई। अब क्या होगा, खिचड़ी पक जाएगी, किसी को क्लियर मैंडेट नहीं मिलेगा, खिचड़ी पकेगी, पॉलिसी पैरालिसिस होगा, है ना, दो थिंग्स विल गो ऑन। सो यही पूछ रहा है कि अच्छी बात है खराब बात है, खाली दो ही पार्टी रहे, आरजेडी जेडीयू, और कोई पार्टी रहे ना, या तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आ जाएंगी तो क्या परेशानी होगी, ये पूछ रहा है। बेन है कि बून है, हाँ मतलब बेन, ऐसा बेन करके पूछ रहा है, बट बून भी बता सकते हो आपकी, नहीं अच्छी बात है ना, आप बता भी सकते हो कि अच्छी बात है, भाई ये लोगों को चॉइस है, पीपल हैव चॉइस कि मैं इसको नहीं दूंगा वोट, मैं इस पार्टी के साथ जा रहा हूँ, इसकी आइडियोलॉजी मुझे अच्छी लग रही है, इसके प्रोमिसेस मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो दो थिंग्स कैन ऑल्सो बी रिटन। सो अगेन पीवाईक्यू थीम, पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे आपको ये सारी समझदारी आती रहेगी ना, कोर बुक्स आप या कुछ कोर नोट्स में आपको बता दूंगा, आप रीड करोगे पॉलिटिकल पार्टीज पे, यू विल गेट गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थिंग्स। इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली जो किताब है वो जरूर खत्म कर लें आप लोग, है ना, ये 63rd वाला पेपर है। अगेंस्ट यहाँ पर देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सेम चीज ऊपर पूछा था, एग्जामिन द रोल, रोल ऊपर ही पूछा था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने में, सेम चीज यहाँ पर, लेकिन एक चीज और ऐड कर दी, व्हाट पर्पस डज द एपिक कार्ड इलेक्टोरल आइडेंटिटी कार्ड सर्व इन दिस रिकॉर्ड, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराने में। अब ये फ्री, ये जो इलेक्टोरल कार्ड है ना, इलेक्टोरल आइडेंटिटी कार्ड, ये किस चीज का पार्ट होता है, आप मेरे को बताइए। इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए हर साल कुछ ना कुछ उपाय करती है ना। कभी अभी जैसे मान लो कि एपिक कार्ड, आपको जो कार्ड मिलता है वोटर आईडी कार्ड, वो अब एपिक कार्ड के नाम से, पहले वैसा नहीं मिलता था, एपिक कार्ड उसको कहते हैं। ये रिफॉर्म आया था, जब भी आया होगा मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली डेट क्या है, ईयर क्या है, बट दैट इज पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल रिफॉर्म। तो हमारा टारगेट क्या है, बीपीएससी पूछना क्या चाह रहा है, तो इलेक्शन कमीशन का पावर फंक्शन, बेसिक सी बात है, वो पूछ रहा है, और दूसरा पूछ रहा है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे। अब ये एपिक कार्ड 63rd जब एग्जाम हुआ था, वो लगभग हुआ होगा मेरे ख्याल से 2016-17 के आसपास, ठीक है, उस समय ये चीज न्यूज में थी, उसने एपिक कार्ड के बारे में पूछ दिया। अब आपसे अगर आज की डेट में ईवीएम के बारे में पूछते तो आप सरप्राइज नहीं होइएगा बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि अभी रिसेंट के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या क्या हुए हैं, तो आपका उस पर ओपिनियन अपना होना चाहिए, ठीक है। 4-5 पॉइंट आपके, हर जो बड़े बड़े रिफॉर्म्स हैं उन पे आपके प्रिपेयर होने चाहिए। हर बार आप देखोगे ना मैगजीन जब पढ़ोगे, देन यू विल सी कि वहां पर रिफॉर्म्स सजेस्टेड भी होते हैं कि ये रिफॉर्म्स और चाहिए। जैसे अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उसके बाद जो जो कमियां हुई वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में लोग बताते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बताती हैं, जो सिविल सोसाइटी होती है वो बताती है, तो वो सारी चीजें डिबेट में रहती हैं कि ये रिफॉर्म होना चाहिए, ये रिफॉर्म होना चाहिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है ना, उस वो टीथलेस है ना, मतलब उस पर कोई भी आप कानून नहीं बना सकते, कोई भी आके कुछ भी बयान दे जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ नहीं करती, क्योंकि कोई पावर है ही नहीं उसके पास, लीगल स्टेटस है ही नहीं उसका। तो अगली बार आप उम्मीद कर सकते हो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे सवाल बन जाए, वो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म का पार्ट है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का पार्ट है। सो ब्रॉडर थीम क्या है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन इंडिया, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे फोकस है, इंस्टीट्यूशनल रोल किसका, इंस्टीट्यूशन कौन है, इलेक्शन कमीशन इंस्टीट्यूशन है, संस्था है ना, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी है ना, तो इंस्टीट्यूशनल रोल क्या है और अकाउंटेबिलिटी क्या है, ये दो चीज अगर हम पढ़ लिए इलेक्शन कमीशन के बारे में, प्लस जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चल रहे हैं, जो भी न्यूज में आती है बातें, वो हम देख लें, तो हमारा काम हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 5-7 पन्ने 10 पन्ने के नोट्स एंड यू आर गुड टू गो। डू यू अग्री विद इंडियन पॉलिटिक्स टुडे प्राइमरी रिवॉल्व्स ऑन डेवलपमेंट पॉलिटिक्स rather than prescriptive politics? जो ऊपर हमने देखा कि इंडियन पॉलिटिक्स क्या बोल रहा है कि टुडे रिवॉल्व्स प्राइमरीली अराउंड, बोला कि जो भारत की राजनीति है वो दो ही चीज के अराउंड घूम रही है, या तो वो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के अराउंड घूम रही है, या तो एस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स। एस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स मतलब कोई चीज आपको जन्म से मिल जाए, जन्म से क्या मिलता है आपको, जाति धर्म, दो चीज। एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी, है ना, एस्क्रिप्टिव मतलब बचपन से पैदा हुए आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप हिंदू हो, आप इस गोत्र में पैदा हुए, आप इसका ये रिलीजन है, आपका ये कास्ट है, आपका ये रीजन है ना। सो दीज थिंग्स आर व्हाट एस्क्रिप्टिव, आप इसको डिसाइड नहीं करते हो, है ना, ये आपको डिसाइड करती है। सो इंडिया की पॉलिटिक्स अगेन क्या है, डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स है, एस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स है। बिहार के रेफरेंस में डिस्कस करिए, अगेन क्या है, पीवाईक्यू थीम, पीवाईक्यू थीम। सिमिलरली आई गेस अभी आप लोग है ना, सेम चीज यहाँ पर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, अगेन सेम चीज पीवाईक्यू थीम। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आप देखो यहाँ पूछा है, अभी 69 में पूछा था, 70th में पूछा था, अब देखिए कैसे रिपीट हो रहा है, ये कब पूछा हुआ है, देखो 63rd में पूछा हुआ है, और ऊपर 69 में भी हमने देखा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पूछा हुआ था ना। तो इफ यू आर प्रिपेयर्ड पीवाईक्यू यू विल रॉक इन प्रीलिम्स ये पॉलिटी पेपर ऑल्सो। लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, केशवानंद भारती केस, ठीक है, सो दैट इज द बेसिक थिंग यू हैव टू प्रिपेयर।
सेंटर स्पॉन्सर्ड रिलेशनशिप ऑलवेज बीन द पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन सेंटर स्टेट रिलेशन में डिस्प्यूट, ऊपर भी हमने देखा मेजर डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट का कंटेंशन, वही चीज पूछ रहा है। एरियाज ऑफ टेंशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यहाँ एरिया ऑफ वन ऑफ द एरिया ऑफ टेंशन क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस भी पूछा जा सकता था इनकेस वो अभी न्यूज में रहता या बीपीएससी का मूड होता। तो अपने को ये ध्यान में रखना है कि सेंटर स्टेट रिलेशन है, फंडामेंटल बातें तो हम प्रिपेयर कर लेंगे कि भाई मेजर मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, उनके नोट बना लिए, प्लस जो रिसेंटली न्यूज में चल रहा होगा किसी भी स्टेट के साथ कोई भी डिस्प्यूट, वो चीज हम नोट करते चलेंगे अगर कोई बहुत बड़ा मुद्दा हो रहा है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू बिहार। देन 60 सेकेंड, आप देखो डीपीएसपी वाले मैंने बताया था ना ऊपर वाला, डीपीएसपी आर नॉट मियर पायस डिक्लेरेशन बट क्लियर डायरेक्शन फॉर द गाइडेंस ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगेन वेरी इजी, डीपीएसपी क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल इन गवर्नेंस ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, जो हमारा देश का गवर्नेंस होता है, सोशल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। हमने ऊपर देखा था ना क्वेश्चन डीपीएसपी का क्या पूछा, डायरेक्शन इन सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सो सेम चीज, वेलफेयर स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोविजंस क्या है उसको एनफोर्स करने के लिए ये सारी चीजें हम डीपीएसपी में प्रिपेयर करेंगे। कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है ना, हिंदुत्व का कंसेप्ट, अगेन इस समय वही अपने इलेक्शन चल रहे थे 2014 वाले, हिंदुत्व हिंदुत्व चल रहा था उस समय, दैट्स व्हाई दिस वाज आस्क्ड। और वो पूछ रहा है कि सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है क्या ये। अब हिंदुत्व क्या है आप सोचो, है ना, कि कोई एक आपके ऊपर आइडियोलॉजी थोपी जाएगी। कंसेप्ट ऑफ हिंदुत्व यही है ना, कि आप हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, समथिंग लाइक दिस इस ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदुत्व। क्या ये सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट नहीं है, यही चीज पूछ रहा है बस, या आपको अपना व्यू बताना। ठीक है, इंडियन सेक्युलरिज्म एंड इट्स नेचर। आइडेंटिफाई द मेजर प्रेशर ग्रुप्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, थोड़ा सा न्यू थीम है ना, न्यू थीम था। प्रेशर ग्रुप्स आपको पता होने चाहिए ना, आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे उसमें प्रेशर ग्रुप नाम का चैप्टर भी है, तो आपको वो तो क्लैरिटी मिली जाएगी कि प्रेशर ग्रुप होता क्या है। वंस यू नो दैट, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि प्रेशर ग्रुप्स क्या क्या होते हैं। कास्ट बेस्ड प्रेशर ग्रुप्स हो गया, बिजनेस बेस्ड प्रेशर ग्रुप्स हो गए, स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स वाले प्रेशर ग्रुप्स हो जाते हैं। ठीक है, सो लॉट ऑफ प्रेशर ग्रुप्स आर देयर विच इन्फ्लुएंसेस इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स एंड द रोल इन शेपिंग पॉलिटिक्स एंड पॉलिसीज। तो this is again important. Powers and actual position of governor in Bihar है ना, again governor repeated theme है। Analyze tension areas between center state in federal system, describe current state of relations between union government Bihar state, repeated theme, tension areas between center and state, role of caste in electoral politics, simple, to what extent did caste factor play a role in 2015 election। 2015 इलेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा था, रोल ऑफ कास्ट इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया। अब अगली बार आपके क्वेश्चन में भी यही पूछा जा सकता है सेम, अभी चुनाव है नवंबर में, तो फिर आपके एग्जाम में यही पूछेगा, टू व्हाट एक्सटेंट डिड कास्ट प्ले रोल इन 2024 या 2025 बिहार इलेक्शन, सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, है ना। तो आप पूरा फॉलो करते रहेंगे कि कास्ट का क्या रोल चल रहा है अभी, और डिफिकल्ट नहीं है, once I'll teach you AI, you will be able to do that very easily। Judicial review, basic structure, again repeated, fundamental right, article 21 right to life पढ़ेंगे आप लोग एक बार, है ना। थीम सारे कवर हो गए हैं, पावर एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर, ठीक है। डिस्कस इंडियन फेडरल सिस्टम, सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस विद स्पेशल रेफरेंस टू नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। ये उस समय इंपॉर्टेंट चीज चल रही होगी जो सेंटर स्टेट में विवाद क्रिएट हो रहा होगा, बिकॉज मेरे ख्याल से ये उस समय की बात है, 1999 की की बात है, या मे बी पार्लियामेंट अटैक के समय की बात है। ये एग्जाम मे बी शायद 2006-7 के आसपास एग्जाम हुआ, आई डोंट रिमेंबर द डेट, बट उस समय ये नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर से रिलेटेड डिबेट चल रहा होगा करंट अफेयर्स में, एंड दैट विल बी ऑन डिबेट बिटवीन सेंटर स्टेट रिलेशन और इंडियन फेडरल मॉडल क्या है ना, उस पर डिबेट चल रहा होगा। तो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स। Power functions of governor and its role in Bihar, repeated, है ना। Powers and working of election commission, free and fair election, repeated। DPSP, repeated, है ना। 48-50 सेकेंड, आप सन 1990 में चले जाएंगे। कास्ट एंड क्लास प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स। कास्ट क्या है सबको पता है, क्लास क्या है आइडेंटिटी, है ना, क्लास कास्ट। एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। तो कास्ट पॉलिटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन फेडरलिज्म, है ना, फेडरलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट। डज द स्टेट नीड मोर ऑटोनॉमी, है ना, तो उस समय की बात चल रही है ना, बहुत पहले का एग्जाम है, बट स्टिल टॉपिक टारगेट आप देखो फेडरलिज्म, है ना। फंक्शनिंग ऑफ द रूरल लोकल गवर्नमेंट, मतलब क्या, अपना 73rd अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहा है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा है विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। पोलिशन पॉलिटिक्स 47th में। पॉलिटिकल क्रिमिनल एक्सेस, अभी आप देखो कब पूछा है, 47th में। 70th बीपीएससी का पेपर देखना जरा, इसके पहले क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स नहीं पूछा। आप देखो यहाँ, criminalization of politics and politicization of criminals, what is this?
इज दिस अ रिपीटिशन और नॉट? पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस अल्टीमेटली है ना, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स। 47th में पूछा है और सीधे अब रिपीट हो रहा है 70th में, जस्ट सी। तो अपने को पीवाईक्यूज को वैसे भगवान मान के प्रिपेयर करना है। गेटिंग माय पॉइंट? इलेक्शंस आर लाइक द हार्ट बीट ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत सही बात है। इफ दे हैपन टू फास्ट और टू रेगुलरली, डेमोक्रेसी कोलैप्सेस। बोल रहा है बहुत जल्दी जल्दी इलेक्शन होगा तो डेमोक्रेसी कोलैप्स हो जाएगी। आप देखो, एक्सप्लेन योर व्यू ऑन मिड टर्म पोल्स इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। उस समय मिड टर्म पोल की चर्चा चल रही होगी, ठीक है। अभी क्या चर्चा चल रही है इलेक्शन से रिलेटेड? सेम चीज अगर मैं यहां पर ये हटा दूं, एक्सप्लेन योर व्यू ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। सेम क्वेश्चन एप्लीकेबल है कि नहीं? और इस साल क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं? आप देखो, इलेक्शन से साइमल्टेनियस इलेक्शन, सेम चीज है। इलेक्शंस आर लाइक द हार्ट बीट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर वो बहुत जल्दी जल्दी होंगी या टू इरेगुलरली होंगी तो क्या होगा? डेमोक्रेसी कोलैप्स हो जाएगी। एक्सप्लेन योर व्यू इन कंटेक्स्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस। सेम क्वेश्चन, बट इस बार आप देखो साइमल्टेनियस इलेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया। सेम थिंग कैन बी आस्क्ड। सो इलेक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या चल रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। देन इशू ऑफ रिजर्वेशन, आप देखो ईडब्ल्यूएस वाला मैंने देखा था ना, 69 में पूछा गया था। रिजर्वेशन फेवरेट टॉपिक, सोशल जस्टिस मेथड। इशू ऑफ रिजर्वेशन इज नथिंग बट कंसोलिडेशन ऑफ वोट बैंक बाय पॉलिटिकल पार्टी। ये बोल रहा है, सही बात है, कि जो रिजर्वेशन का मुद्दा है अभी विकास सेंसस हो रहा है, फिर इसके बाद क्या होगा? रिजर्वेशन की डिमांड होगी, इतना परसेंट बढ़ा दो, इतना परसेंट ये कर दो। अभी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल गांधी इज टेलिंग कि वो 50% कैप जो है इंदिरा सावनी केस में जो फिक्स किया गया है फॉर रिजर्वेशन, उसको ब्रीच करना ही पड़ेगा वंस कास्ट सेंसस इज डन। तो सबसे बड़ी टेंशन की बात यह है कि अभी जैसे ही कास्ट सेंसस होगा, ऑब्वियसली जो जनरल पॉपुलेशन है दे आर फार लेस, है ना, ओबीसी पॉपुलेशन इज फार मोर। सो अगेन डिमांड विल बी देयर कि भाई प्रपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन चाहिए। वी नीड रिप्रेजेंटेशन इन प्रपोर्शन। तो ऑब्वियसली अगर आपका प्रपोर्शन है पूरे देश में, अगर ओबीसी, अगर आप ना यू कैलकुलेट दीज थिंग्स, तो जनरल का पॉपुलेशन बहुत कम है। इवन बिहार कास्ट सेंसस जो आया है उसमें भी आप देखो जनरल कैटेगरी का बहुत कम है, 10-15% है, बाकी सब रिजर्व कैटेगरीज के हैं। तो उनका तो कहना होगा कि 50% जो रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी को मिल रहा है वो हटाइए, आप हमको 70% दीजिए आप। सो रिजर्वेशन का डिमांड कैसे आप हैंडल करते हो ना, ये देखो वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो अभी भी वही चल रहा है, वोट बैंक पॉलिटिक्स। अगर आप उसको देखना चाहो, नजरिया अलग अलग है ना, एक ही नजरिए से हम किसी चीज को नहीं देखेंगे कि ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, सोशल जस्टिस भी इसमें इंक्लूड है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि कास्ट सेंसस होगा तो सब कुछ रिजर्वेशन पे ही टिक जाएगा, है ना। ऑब्वियसली लोगों को बेनिफिट भी होगा, है ना। सो मल्टीपल एस्पेक्ट्स आर देयर इन पर्टिकुलर थिंग, सब उनको समझेंगे। व्हाट डू यू सजेस्ट मेथड्स अदर देन रिजर्वेशन टू प्रोवाइड सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय? सामाजिक न्याय, रिजर्वेशन क्या है? टूल है, अफर्मेटिव एक्शन का टूल है फॉर प्रोवाइडिंग सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय देने के लिए डिप्रेस क्लास के लिए। बट आपके पास इसका कोई और तरीका है क्या, ये बताइए। ऐसा पूछा है इस क्वेश्चन कि रिजर्वेशन को छोड़ दीजिए आप, रिजर्वेशन बहुत पॉलिटिकल मुद्दा हो जाता है, और इसके अलावा कोई अगर और तरीका हो सामाजिक न्याय देने का तो आप वो बताइए सॉल्यूशन। ऐसा क्वेश्चन ने पूछा है आपसे, तो ये चीज पे हम रिफ्लेक्ट भी करेंगे। ये सवाल आज भी वैलिड है 46 में। इलेक्शन कैंपेन से क्या मतलब है? इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन कैंपेन। अब ये तो नहीं पूछेगा बिल्कुल अभी आज के समय में। रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द अंडर द गाइडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये बेसिक बेसिक क्वेश्चंस बहुत पहले पूछे गए हैं, तो उस समय नेट वेट होता नहीं था ना, गिनी चुनी किताबें होती थी, उसी से लोग पढ़ के जाते थे। बट आप क्वेश्चन का नेचर देखो, इधर फंडामेंटल बात पूछ रहा है, आज भी वही चीज पूछ रहा है, लेकिन आज के कंटेक्स्ट में। आज पूछ लेगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बता दीजिए, साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में बता दीजिए। थीम वही है, इलेक्शन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ठीक है, कास्ट पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स। तो एक बार आप रोल ऑफ लैंग्वेज इन इंडियन पॉलिटिक्स देख लो आप, ये कब पूछा हुआ है, कहां से रिपीट हो रहा है? 46, 70th में देखो, ये देखो आप, कहाँ गया वो क्वेश्चन, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन कहाँ गया इसमें? ये देखो, एनालाइज द पॉलिटिकल इंपैक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी इन इंडिया, इफेक्टिव एज सिंबल ऑफ आइडेंटिटी। अब सोचो लैंग्वेज पॉलिटिक्स का कैसे रिलेशन यहाँ पर आ गया इन दिस क्वेश्चन। रोल ऑफ लैंग्वेज इन इंडियन पॉलिटिक्स, अगेन लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, enumerate provisions for linguistic minorities in Bihar. But you see, language is also a kind of identity, और उसके अराउंड भी पॉलिटिक्स होती है। तो बीपीएससी ने पूछा हुआ है लिंग्विस्टिक, तो वेरी फोकस्ड वे में हम इसको समझेंगे ना, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। आई कंप्लीट दिस, है ना, थोड़ा सा टाइम टेक। बेसिक प्रोविजंस ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पंचायती राज, इजी। कोलिशन पॉलिटिक्स, मेन रीजंस फॉर द इमरजेंस ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स। देख लो यहाँ पर क्या पूछा था, इमरजेंस ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स, इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कोलिशन गवर्नमेंट, यही पूछा ना। अभी भी इवोल्यूशन ही पूछ रहा है, आप देखो
कब पूछा था इवोल्यूशन? मेन रीजन फॉर द इवोल्यूशन ऑफ इमर्जेंस ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इंडिया, कब पूछा था? देख लो, 44th मतलब 46, 20-25 साल पहले। आज भी वही पूछा है 70th में। कमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिपीटेड, हाउ चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड, है ना, फंक्शन क्या है, ये सब चीजें बेसिक चीफ मिनिस्टर प्रिपेयर कर लेंगे। अमेंडमेंट प्रोसीजर आप देखो कब पूछा है, अभी फिर से पूछा था ना 69 में हमने देखा। प्रियम्बल 44th में पूछा है, फिर से पूछा, दो दो तीन तीन बार। रीजनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, है ना, फिर से पूछा रीजनल पॉलिटिक्स। जुडिशियल एक्टिविज्म पहले भी पूछा, अभी पूछा। रोल ऑफ कास्ट इन क्लास फॉर्मेशन इंडिया, कास्ट का क्या रोल है कास्ट क्लास के फॉर्मेशन में, 43rd में ही पूछा। इमर्जिंग टेंडेंसीज इन इंडियन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी सेक्युलरिज्म, मैंने बोला सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेसी है ना, जो हमारा नेचर है, जो हमारे समाज का नेचर है, जो हमारे इंडियन पॉलिटिकल नेचर है, उनके कीवर्ड्स को हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। इलेक्टोरल प्रोसेस इन बिहार, इंडिया इज ए लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट, मैंने बोला प्रियम्बल में क्या बोला है, लिबरल, है ना, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, ये सब चीजों पे हम अच्छे से प्रिपेयर करके रखेंगे। 42nd, कास्ट एज अ फैक्टर इन बिहार पॉलिटिक्स सिंस 1977, कास्ट पॉलिटिक्स, ठीक है। कोलेशन, आर्टिकल 356 इमरजेंसी, ठीक है। प्रियम्बल फिर से सी 42nd में, गवर्नर, इंडियन प्रेसिडेंट, आप देख लो, मैंने बोला कि एग्जीक्यूटिव प्रिपेयर करना है, पार्लियामेंट में एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव में भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। तो आप प्रेसिडेंट देखो कब से पूछता आ रहा है, अब ये नहीं प्रिपेयर करोगे और क्वेश्चन पूछ लिया प्रेसिडेंट से रिलेटेड और आप नहीं आंसर कर पाए, एवरेज भी नहीं आंसर कर पाए, देन इट्स योर फॉल्ट। डिस्कस द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, 42nd 41st में पूछा, आज भी पूछा। इमर्जिंग ट्रेंड इन इंडियन फेडरलिज्म, नथिंग न्यू। जुडिशियल एक्शन, अगेन जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहा है। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, जो हमने अभी डिस्कस किया, पार्लियामेंट का जो क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी वर्सेस जुडिशियल सुप्रीमेसी, तो अगेन इंपॉर्टेंट। डीपीएसपी 40th में भी पूछा है। गवर्नर, सेम चीज रिपीट हो रही है। पंचायती राज, क्वासी फेडरल, फंडामेंटल ड्यूटीज, दैट्स इट, है ना, आपने सारे पीवाईक्यूज को एक बार देख लिया है, सो दैट्स इट, वी हैव डन विद द पीवाईक्यू। अब ये डॉक्यूमेंट आप वापस से आज एक बार आराम से वापस से पढ़ोगे, टुमारो वी विल हैव अगेन सेशन एंड देन विल एनालाइज कि इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, किस सीक्वेंस में प्रिपेयर करेंगे, विल सी दिस। इससे पहले कि आप लोग सब इसको वापस से एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो मेरे से वापस से पूछना। क्लियर है? सो विल क्लोज। पूजा मैम की क्लास भी है, 8:30 से ज्यादा हो गया, शी माइट बी वेटिंग फॉर यू ऑल। सबको क्लियर है ये वाला? एवरीवन? यस सर। ठीक है, ये पीडीएफ यस सर। 70th वाला भी आराम से बैठ के पढ़ेंगे, अपने से जो जो थीम्स मैंने लिखे हैं साइड में ना, उनको भी नोट डाउन कर लेंगे सीक्वेंस में। कि पहले क्या करना है, प्रियम्बल, प्रियम्बल के बाद बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फिर, है ना, इन सीक्वेंस ऑफ व्हाट यू विल प्रिपेयर। सबके पास लक्ष्मीकांत है, सबने पढ़ा हो थोड़ा बहुत पॉलिटी, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए हम कल वापस से ये सेशन में समझाएंगे कैसे प्रिपेयर करना है ना। एआई का यूज भी कल ही की क्लास में कर दूंगा मैं, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, अभी सेशन अटेंड करो पूजा मैम का, एंड देन गिव योर टाइम टुमारो, फिर से सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। जो लोग बिल्कुल नए हैं उनको शायद समझने में दिक्कत हो बहुत, बट इतने आराम से समझाया है, इतने बेसिक लेवल पे चीजें बताई हैं, आई होप सबको क्लियर होगा। जिनको भी कोई दिक्कत हो, कल वापस से इस चीज पे क्लैरिटी ले लेंगे मेरे से, एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, है ना, कि कैसे एआई का यूज करेंगे, कैसे नोट मेकिंग रखेंगे, है ना। दोस थिंग्स विल सी फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, 2-3 क्लास लगेगा पॉलिटी को स्ट्रीमलाइन करने में। क्लियर है सबका? Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्लास होगी, अभी क्लोज करते हैं। एवरीवन गो टू द पूजा मैम्स क्लास। Yes, sir. Thank you, sir. ओके ओके।